Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your business studies and economics at free of cost. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं आप कई लोगों के मैसेजेस देख रहा था मेरे इंस्टाग्राम पे, आप कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे चैनल पे, मैं देख रहा था आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था बिकॉज बेटा अनफॉर्चुनेटली मेरे को किसी इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। मैं जस्ट अभी 1 घंटे पहले आया हूं। अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो आप लोगों को क्लॉक की आवाज भी आ रही होगी, कच कच धीरे धीरे आपको आवाज भी आ रही होगी। अभी रात के 2 बज रहे हैं, हर कोई सो चुका है, बट आई थॉट टू रिकॉर्ड द क्लास फॉर यू ऑल पीपल बिकॉज आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं और कल संडे है तो आप इजीली अपने चैप्टर को रिवाइज कर लो। सो आई थॉट टू रिकॉर्ड द क्लास फर्स्ट फॉर यू ऑल पीपल। तो बेटा क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो एंड होने की कगार पे है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया, मैंने आपको रिवीजन टेक्निक बताई है। आपके बिजनेस स्टडीज के कोर्स को 10 बार रिवाइज करने का मैंने एक आसान तरीका बताया है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक फोन में वीडियो खोलना है जिसकी स्पीड आपको 1.5 से 2x करनी है रिवीजन के टाइम पे, एक फोन में नोट्स खोलना है और केवल साथ साथ में सुनना है। ऐसे आप इजीली अपने बिजनेस स्टडीज के कोर्स को बार बार रिवाइज कर सकते हो, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक भी चुन सकते हो। शाम को छत पे वॉक करते हुए, आप खाना करने के बाद में वॉक करने निकल जाते हो, तो आप कि आज मैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करूंगा 2x की स्पीड में। बेटा 10 मिनट 8 मिनट में आपका टॉपिक हो जाएगा, आपको केवल साथ साथ में सुनना है। आप साथ साथ में सुनोगे तो आपको चीजें भी रिवाइज होगी, दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर लाइक फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज जस्ट लाइक ए थ्रेड विच टाइज द फ्लावर्स टू फॉर्म द गार्लैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के केस स्टडीज में काफी हेल्प करने वाली है। सो डू रिवाइज मोर एंड मोर। ये बात तो रही बेटा आपके रिवीजन के ऊपर। अब हम चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और जैसा कि हमने बाकी चैप्टर्स को करा, आपके चैप्टर नंबर 9, 7, 8, 6, जैसा कि हमने बाकी चैप्टर्स को करा, इस चैप्टर को भी आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में 1 शॉट में OVER कंप्लीट 100% डिटेल में इसको खत्म भी कर देंगे। आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज की क्लास के बाद में, आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फाइनेंशियल मार्केट, इस चैप्टर में मैं आप लोगों के कई कंसेप्ट्स को ब्रश अप करने वाला हूं जो आप लोग जनरली अज्यूम करते हो फाइनेंशियल मार्केट को। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि आप लोगों का कंसेप्ट गलत है, बट मैं आप लोगों के कंसेप्ट को थोड़ा सा करेक्ट करने वाला हूं, उसमें 50% थोड़ा सा करेक्शन देने वाला हूं जो आप लोगों का कंसेप्ट है। सो टाइम आने पे मैं आपके कंसेप्ट को रिवाइज करूंगा जो आप लोग असल में फाइनेंशियल मार्केट को समझते हो। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट और उसके फंक्शंस। फिर हम देखेंगे मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, दीज टू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट ओनली। फिर हम देखने वाले स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो हमको सब पता है, हम खुद भी इन्वेस्टर हैं सर, हम शेयर्स की खरीद बेच करते हैं, या आप जनरली भी अगर आप खरीद बेच करना चाहते हो तो आज की क्लास में हम हमारे बिजनेस स्टडीज के कोर्स के साथ में मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूं कि कैसे आप शेयर्स की खरीद बेच करने वाले हो, ये आपके कोर्स में भी है। फिर क्योंकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है, इतनी सारी खरीद बेच होती है, आप लोग भी करते हो, हम लोग भी करते हैं, तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, योर सेबी। हम देखने वाले हैं कि सेबी कैसे फंक्शन करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनको डिटेल में करने वाले हैं। और इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में करने के बाद में हमारा चैप्टर पूरा 100% OVER पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि असल में फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट है क्या। फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक बैंक को देखते हैं कि बैंक कैसे फंक्शन करता है। अरे सर ये बैंक के बारे में क्यों बता रहे हो आप हमको, ये सर हम 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हमको सबको पता है, हम बहुत 12th क्लास में, हम बहुत बड़े बच्चे हैं, हमको पता है बैंक कैसे फंक्शन करता है। हम जैसे अमीर लोग, जो आप जैसे अमीर लोग हैं सर, हम जैसे अमीर लोग जाते हैं बैंक में, जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस पैसा है, वो अपना पैसा देते हैं, बैंक उनको बदले में कुछ इंटरेस्ट दे देता है जैसे 5%। और जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, मेरे जैसे गरीब लोग, बैंक उनको लोन दे देते
देता है उस पैसे को ज्यादा परसेंट रेट पे, तो बीच में जो परसेंट है 5% आपको दिया, 7% पे मुझसे लिया लोन की रेट, तो बीच में बैंक की कमाई हो गई, मेरे को पैसों की जरूरत थी, मेरे को भी पैसे मिल गए, आप लोगों के पास में सरप्लस पैसा था, आपको भी उस पर इंटरेस्ट मिल गया। तो जैसे कि एक बैंक फंक्शन करता है, हमारा फिनेंशियल मार्केट भी वैसे ही फंक्शन करता है। सर क्या मतलब, फिनेंशियल मार्केट भी बैंक की तरह फंक्शन करता है? यस, योर फिनेंशियल मार्केट जस्ट लाइक ए बैंक एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स, आप जैसे अमीर लोग, एंड द बोरोअर्स, जिसको पैसों की जरूरत है। हमारा फिनेंशियल मार्केट भी वैसी एक लिंक की तरह एक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप जैसे अमीर लोग, एक नई कंपनी है, वो अपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू करती है, क्यों? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। हाँ सर, उसको पैसों की जरूरत होगी नई नई फैक्ट्रीज बनाने के लिए, नई जगह इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको क्योंकि पैसों की जरूरत है, ही इज अ बोरोअर, दैट कंपनी इज अ बोरोअर, वो इश्यू करती है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, और आप जैसे अमीर लोग, सेवर, जिनके पास में सरप्लस पैसा है, वो इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं ताकि उन बोरोअर्स, उन कंपनी को पैसा मिल जाए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट। This market transferred the money or capital from those who have surplus money, आपके जैसे अमीर लोग, to those who are in need of investment. It is a link between the savers and borrowers. It is a link between the savers and borrowers. Just like your banks, बेटा हाउसहोल्ड सेक्टर यानी कि आप लोग, सरप्लस सेक्टर, जो हाउसहोल्ड सेक्टर सरप्लस, जो आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा है, आप जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हो और बदले में जिनको जरूरत होती है, बिजनेस फर्म्स जो भी बिजनेस करते हैं, उन सबको पैसा मिलता है लोन के रूप में, वैसे ही हमारे फाइनेंशियल मार्केट जस्ट लाइक योर बैंक्स, वो भी इसी तरीके के लिंक का काम करता है। ठीक है सर, हमको ये चीज तो समझ में आ गई कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अब हम देखते हैं बेटा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, और इन फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को आपको समझाने में मैं आपके 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग मुझे समझाओगे इस फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, इतना ईजी हो जाने वाला है। तो पहले हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जब आप लोगों के माइंड में पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, तो आप लोग मुझे समझाने वाले हो कि ये फंक्शंस में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है सर। तो सर आपने हमको फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट बताया कि ऐसे होता है, और आपने बोला था आप हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट को थोड़ा करेक्ट करने वाले हो। तो आप लोग जो जनरली फाइनेंशियल मार्केट को समझते हो, आप जैसे हर्षद मेहता लोग, आप क्या समझते हो? शेयर्स, डिबेंचर्स, इसकी खरीद बेच करने का काम है ना फाइनेंशियल मार्केट में होता है। तो आप लोग सही हो, बट दैट शेयर्स, डिबेंचर्स जो आप लोग सोचते हो ये हर्षद मेहता करता था, शेयर्स की खरीद बेच, वो बस एक पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का। होता तो है ये चीज फाइनेंशियल मार्केट में, बट फाइनेंशियल मार्केट उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के है। दैट शेयर्स, डिबेंचर्स की खरीद बेच, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ योर शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट। बेटा योर फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स की अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है, किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाएगी मनी मार्केट में। अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाएगी कैपिटल मार्केट में। और आप लोग जो अज्यूम करते हो फाइनेंशियल मार्केट को, वो असल में कैपिटल मार्केट है। वो कैपिटल मार्केट भी नहीं है, वो कैपिटल मार्केट का भी एक पार्ट है। सो योर फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर मनी मार्केट एंड सेकंड इज योर कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए अगर किसी कंपनी को, किसी को भी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाएगा मनी मार्केट में। लॉन्ग और मीडियम टर्म के लिए वो जाएगा कैपिटल मार्केट में। आपका कैपिटल मार्केट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका प्राइमरी मार्केट और एक आपका सेकेंडरी मार्केट। और आप लोग जो अज्यूम कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट को, वो असल में आपका सेकेंडरी मार्केट है। ये सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है बेटा हर्षद मेहता वाला, जिसमें आप शेयर्स, डिबेंचर्स की खरीद बेच करते हो। सो यार फाइनेंशियल मार्केट, इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है बेटा। अपने सेकेंडरी मार्केट जो आप लोग सोच रहे थे, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा इसका स्कोप होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, आप लोग भी हर्षद मेहता की तरह बड़े शेयर्स की खरीद बेच करना चाहते हो, बहुत सारे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपके इंटरेस्ट का मैं फायदा लेने वाला हूं आपके चैप्टर को इजीली कंप्लीट कराने में। इस चीज पे पहुंचने तक आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा कि आपको आना है। मैं पहले आपको ये कंप्लीट करवा देता हूं, इसको पूरा समझा देता हूं, फिर हम पहुंच जाएंगे आपके इस चैप्टर के इस
कंसेप्ट के ऊपर, सेकेंडरी मार्केट, जो आप लोग असल में करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं मनी मार्केट, कि मनी मार्केट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस भी कंपनी को, जिसको भी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एक साल से कम थोड़े से टाइम के लिए पैसे चाहिए, वो जाएगा मनी मार्केट में। सो यार, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मेंट फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। केवल एक साल के लिए अगर किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो जाएगा हमारे मनी मार्केट में। जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। और जो भी बच्चे मुझसे लास्ट क्लास समझ के आ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उनको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। सर ने बताया था लॉन्ग टर्म असेट्स में जो कैपिटल काम आने वाली है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है, और जनरल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारी वर्किंग कैपिटल काम में आने वाली है। तो अगर किसी को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो तो जाएगा कैपिटल मार्केट में, और किसी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आएगा हमारे मनी मार्केट में। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, अच्छा सर ये मनी मार्केट में एक साल तक के लिए किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आएगा। तो सर कैपिटल मार्केट में तो हमको पता है हम शेयर्स की खरीद बेच करेंगे। मनी मार्केट में कोई कैसे पैसे लेगा? तो शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सिक्योरिटीज तो हमारे कैपिटल मार्केट में होती है। हमारे मनी मार्केट में कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट, कुछ अलग सिक्योरिटीज होती है, और वो क्या है? दीज आर कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर। अब बेटा इन एक एक को मैं डिटेल में समझने वाला हूं, आप लोग केवल साथ में सुनते हुए चलना। ये जो चीजें आप अज्यूम करते हो बहुत बोरिंग, आपने स्कूल में भी देखा, खुद भी पढ़े कि सर ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सारे कंसेप्ट्स को समझाने वाला हूं। इसको याद करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी, आपको याद भी करवाऊंगा। सो साथ में सुनते हुए चलना। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी, हमारे मनी मार्केट का। तो कॉल मनी में क्या होता है? ज्यादातर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं बैंक्स। कौन यूज करते हैं? बैंक्स। कभी कभार बैंक्स को टेम्पररी रिक्वायरमेंट आ जाती है फंड्स की। जैसे कोई बैंक में विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, हाँ सर ये तो हमको पता है, विजय माल्या एक वो सूरत का, कभी कभार है ना ऐसे लोग पैसे ले लेके भाग जाते हैं। तो कभी कभार बैंक्स को एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कोई जिसने डिपॉजिट करा रखी होती है वो आ जाता है, अरे मेरी बेटी की शादी है, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो उन शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए बैंक क्या करती है? कॉल मनी का यूज करती है। वो एक दूसरे बैंक के पास जाती है और उनको बोलती है आप मुझको पैसे दे दो थोड़े से, मेरे को ये इसकी बेटी की शादी है, इसका ये हार्ट का ऑपरेशन करा रहा है, मेरे को इन लोगों को पैसा देना है। तो दूसरी बैंक बोलती है हम तुमको पैसा तो दे देंगे पर ऐसे ही थोड़ा ना दे दे। तो वो बोलती है आप एक काम करो, मुझे कॉल मनी के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करेंगे, आप मुझे कॉल मनी इश्यू कर दो और बदले में मेरे को ये शॉर्ट टर्म फंड्स दे दो। तो जनरली जब बिजनेसेस को जनरली एक दिन के लिए पैसा होता है, सर केवल एक दिन जनरली, वैसे हमारे कॉल मनी की मैच्योरिटी क्या होती है? 1 से 15 दिन। कितनी होती है? 1 से 15 दिन। लेकिन जनरली बैंक्स को एक दिन के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कॉल मनी के ऊपर जाती है, इसलिए हम इसको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं। और जो बैंक ने कॉल मनी इश्यू करा उसको एक दिन के लिए पैसा देने के लिए बदले में वो कुछ इंटरेस्ट भी देगी, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं कॉल रेट। अच्छा सर ये तो इजी है याद करना। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कॉल मनी और इसके ऊपर इंटरेस्ट का नाम है कॉल रेट। और बेटा ये जो कॉल रेट होती है ना, ये बहुत वॉलेटाइल होती है। सर इसका मतलब उस बैंक ने, इस बैंक को, ए बैंक ने बी बैंक को कॉल मनी इश्यू करा था कि लो तुमको पैसे की रिक्वायरमेंट है, बदले में मुझे 2% इंटरेस्ट दे देना। इसने 1 करोड़ रुपए दिए, लोगों को बांटे और उसको एक दिन के लिए 2% इंटरेस्ट जो भी उसका बना वो दे दिया। एक हफ्ते बाद में उस बैंक को रिक्वायरमेंट हुई पैसों की। अच्छा सर अब उसको रिक्वायरमेंट हुई एक दिन के लिए तो ये वाला बैंक इश्यू कर देगा, उस दिन इसके पास में सरप्लस पैसा था। ये बैंक बोलता है मैं 5% रेट दूंगा, तो वो बोलता है मैंने तो तुमको 2% में दिया था और अब तुम 5% में दोगे। तो ये जो कॉल रेट होती है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ये हर दिन हर घंटे भी बदल जाती है, हर घंटे ये कॉल रेट चेंज हो सकती है। सो व्हाट इज योर कॉल मनी? मनी बोरोड ऑन डिमांड फॉर ए शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे, जनरली एक दिन के लिए, बट इसकी मैच्योरिटी 1 से 15 दिन की होती है, बट जनरली एक दिन के लिए। मोस्टली बैंक्स यूज कॉल मनी व्हेन वन बैंक फेस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश, देन द बैंक विथ सरप्लस कैश lends to बैंक इन शॉर्टेज फॉर 1 or 2 days।
कॉल मनी इज कॉल्ड इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। हाँ सर, ये चीज हमको याद रहने वाली है, बैंक्स के बीच में लेन देन हुआ था तो इसको इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट भी बोलते हैं। और जिस इंटरेस्ट पे उसने इस इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करा था उसको कॉल रेट कहते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। और आपने हमको बताया था इट इज वेरी वॉलेटाइल विच वेराइज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स आर टू हार, हर घंटे बदल जाती है। 4 बजे कुछ और थी, 5 बजे कुछ और हो गई। ये तो था आपका पहला इंस्ट्रूमेंट। सॉरी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, दैट इज योर ट्रेजरी बिल्स। बेटा आई होप आप लोगों ने ये कई बार सुन भी रखा होगा। सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो और भी अच्छी बात है। आज हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं कि ट्रेजरी बिल होता क्या है। तो ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आरबीआई इशू करती है। और जब आरबीआई इसको इशू करती है ना बेटा, तो जो रीपे होता है, ये आरबीआई ने सपोज आप लोगों को इशू करा ट्रेजरी बिल, 2 लाख का ट्रेजरी बिल इशू करा, और आप जब इसको रीपे करोगे, ठीक है सर उसने हमको 2 लाख का ट्रेजरी बिल इशू करा, हाँ आप जब रीपे करोगे तो आपको 2 लाख रुपए देने हैं, जितने की फेस वैल्यू है, एट पार आपको पेमेंट करना है। सर हमारी आरबीआई कितनी अच्छी है ना सर, सर उसने हमको पैसे दिए और सर बदले में केवल जो फेस वैल्यू थी वही ली 2 लाख। तो बेटा आपकी आरबीआई अच्छी नहीं है। जब वो आपको इश्यू करती है तो वो आपको कम रेट पे इशू करती है। जब वो आपको ट्रेजरी बिल इशू करती है वो 2 लाख का फेस वैल्यू 1,90,000 पे इशू करती है, आप लोगों को 1,90,000 देती है। लेकिन जब आप लोगों को उस पैसे को वापस देना है तो आपको उसको पार, उसको फेस वैल्यू पे रिडीम करना है। तो 10,000 रुपए की कमाई हो गई हमारे आरबीआई की। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बट यहां कमाई कैसे होती है, ये इश्यू तो होता है बेटा कम रेट पे, डिस्काउंट पे, और जब रीपे होता है वो पार पे होता है, तो बीच में हमारी कमाई हो जाती है आरबीआई की। Treasury bills are also called zero coupon bonds. They are issued at a price lower than their face value and repaid at par. 1,90,000 में इशू, 2 लाख में रीपे। These are available for minimum amount of 25,000 and multiples. अगर आप लोग चाहो 1,000 रुपए की ट्रेजरी बिल्स ले लो तो वो अलाउड नहीं है, मिनिमम 25,000 के आपको लेने पड़ेंगे एंड इट्स मल्टीपल। 37,000, 38,000 नहीं, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, 25,000 और उसके मल्टीपल्स 25,000 इंटू 1 इंटू 2 आप ऐसे ही ले सकते हो हमारे ट्रेजरी बिल्स को। एग्जांपल फेस वैल्यू 5 लाख, इश्यू प्राइस 4,80,000, तो 20 में बीच में 20,000 की इनकम हो गई। These are considered safest investment as issued by RBI और इनकी मैच्योरिटी क्या होती है बेटा, 14 to 365 डेज। जो लास्ट हमने इंस्ट्रूमेंट करा कॉल मनी, उसकी मैच्योरिटी क्या थी, जनरली 1 दिन, और आपने बताया था 1 से 15 दिन। कॉल मनी की थी 1 से 15 दिन और जनरली 1 दिन जो बैंक्स अपने बीच में करते हैं। और ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी है 14 to 365 डेज। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, एंड दैट इज योर कमर्शियल बिल्स। सर ये कमर्शियल बिल्स हमको बहुत हार्ड लगता है सर वो ट्रेजरी बिल्स तो फिर भी एक बार सुना हुआ था। तो बेटा कमर्शियल बिल्स आपकी कुछ भी नहीं है, ये वही है जो आज तक आप सुनते हुए आ रहे हो अपनी 11वीं क्लास से। सर क्या चीज, आप बैलेंस शीट बनाते हो तो जब आप लिखते हो ना बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, हाँ सर वो तो हमारा सुना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो ये और कुछ नहीं है, आपके बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल ही है। सपोज आप लोगों का एक बिजनेस है, आप लोगों ने किसी को माल बेचा, आप लोगों ने सेल्स करी, अब आप बोलो ला भाई मेरे पे हैं। उसने बोला पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको 3 महीने बाद में दे दूंगा। तो आप बोलोगे मुझको तुझ पे विश्वास नहीं है क्योंकि मैं एक अकाउंट्स का स्टूडेंट हूं। तो आप लोगों ने बोला रुको, आपने उसको लिख के दिया, आप लोगों ने एक तरीके का उसको बिल्स रिसीवेबल दिया और उसने एक्सेप्ट करा। ड्रॉअर देता है बेटा बिल्स रिसीवेबल और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं आपको 3 महीने बाद में 1 लाख रुपए जिसकी सेल हुई है वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो और कुछ नहीं, आपका कमर्शियल बिल्स ही होता है। और आप अपने 11th क्लास में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल भी पढ़ के आए थे। हाँ सर आपने बताया, मैंने तो नहीं बताया था, बट हाँ सर हम पढ़ के आए हुए हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल क्या होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आज आप लोगों को समझा देता हूं।
आप सब लोगों को आई होप पता है कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल एक वो डॉक्यूमेंट है जो 3 महीने बाद में जब मैं जाऊंगा, 3 महीने बाद में जब मैं मेरे सप्लायर के पास में जिसको मैंने माल दिया है उसके पास में जाऊंगा और मैं अपने पैसे लेके आऊंगा, 3 महीने बाद में उस डॉक्यूमेंट के दम पे वो बिल्स रिसीवेबल होता है। इस बिल्स रिसीवेबल को आप बैंक के पास में डिस्काउंट करा सकते हो। सर वो क्या चीज होती है? तो आप जाओगे बैंक के पास कि 3 महीने बाद में मेरा ये सप्लायर है, मेरे साइंस सेक्शन का दोस्त, ये मुझको 1 लाख रुपए देने वाला है। तो बैंक, क्योंकि आपके पास में बहुत पैसा है, आप आज की डेट में मुझे 98,000 दे दो और 3 महीने बाद में जाके आप मेरे दोस्त से 1 लाख रुपए दे देना, बदले में 2,000 रुपए की आपकी भी कमाई हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ योर बिल्स receivable. So what is commercial bills? They are bills drawn by one business firm on another. They are used in credit purchase and sale. अच्छा सर, जो हम आज तक बैलेंस शीट बनाते हुए आए हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये तो वही चीज है। हमको तो ये चीज पता ही नहीं थी कि हम यही चीज पढ़ रहे हैं इसमें। They are used in credit purchase and sale. A trade bill is written acknowledgement of debt where drawer instructs drawee to make payment within fixed period of time. आपने बोला था ए दोस्त, मैं तेरे को सेल्स तो कर रहा हूं लेकिन मैं एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं, मैं ड्रॉअर, और तेरे को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तू 3 महीने बाद में मुझे पैसा दे देगा। These have short term maturity period, generally 90 days. बेटा बिल्स रिसीवेबल आपका जनरली 90 डेज का हो सकता है, उसके कम का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का भी होता है, लेकिन जनरली 90 दिन का होता है। हमारा जो कॉल मनी था वो जनरली 1 दिन का था, लेकिन 1 से 15 दिन। ट्रेजरी बिल्स की हमारी मैच्योरिटी पीरियड होता है 14 से 365 डेज, और आपका कमर्शियल बिल्स जो आप 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो उसकी जनरली जो मैच्योरिटी होती है वो होती है 90 दिन। एंड दे कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। और डिस्काउंटिंग क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट होते हैं। दिस कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। जैसे आप बैंक के पास में गए थे कि मेरे को 3 महीने बाद में पैसे मिलने वाले हैं, आप मुझे आज की डेट में मैच्योरिटी की डेट से पहले ही पैसा दे दो और बाद में आप जाके उससे 1 लाख रुपए ले लेना, आप मुझे कम पैसा दे दो, बीच में आपकी कमाई हो जाएगी। ये आपके 3 इंस्ट्रूमेंट कवर हो गए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, दैट इज योर कमर्शियल पेपर। सर कमर्शियल बिल तो फिर भी आज समझ में आ गया, ये कमर्शियल पेपर तो ऊपर से ही जाता है। तो आज मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप लोगों ने एक कंपनी बनाई थी जब हमने बीएसटी का कोर्स स्टार्ट करा था। हाँ सर, हमने कंपनी बनाई थी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो बेटा आप उस कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब आपको एक नई मशीन खरीदनी है। ठीक है सर, 5 करोड़ रुपए की मशीनरी है। अरे बाप रे, 5 करोड़ रुपए की मशीनरी, सर पैसा कहां से लाए? इक्विटी शेयर इश्यू कर दो, डिबेंचर्स इश्यू कर दो। ठीक है सर, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कर देंगे इक्विटी शेयर इशू, डिबेंचर्स इशू। अब इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ेगा, उसके भी कई सारे खर्चे हैं। एक सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा कि यार ऐसे ऐसे इक्विटी शेयर करने हैं, उसके भी खर्चे हैं। आपके पास में तो जेब में वो पैसा भी नहीं है। सर इक्विटी शेयर से पैसा लेना छोड़ो, इक्विटी शेयर को इश्यू करने में जो खर्चा होता है दैट इज योर फ्लोटेशन कॉस्ट, जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते टाइम जो हमारा खर्चा होता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, और हमारे पास में तो फ्लोटेशन कॉस्ट का भी खर्चा नहीं है। तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट के खर्चे को लेने का जो जरिया होता है वो होता है हमारा कमर्शियल पेपर। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इश्यूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जैसे कि आपकी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जैसे आप लोगों की कंपनी है वो तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर होता है 51% या उससे ज्यादा तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है। जैसे आप लोग पेट्रोल भरवाने जाते होंगे ना, IOCL, BPCL, ये सारी PSUs कहलाई जाती है। It is an unsecured promissory note issued by public or private sector company with a fixed maturity period which varies from 15 days to 1 year। सबसे पहले तो यहाँ की मैच्योरिटी डेट है, चलो बाद में पढ़ेंगे उसको, अब चलते हैं हमारे मेन पार्ट में। फंड्स रेज थ्रू CP are used to meet flotation cost, जो मैंने आपको भी बताया। दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग, और इस चीज को हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो अच्छे से याद रखना, कमर्शियल पेपर में जो हम ये चीज करते हैं इसको और क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। फर्म वांट्स टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स टू बाय अ न्यू ऑफिस।
टू रेज फंड्स कंपनी नीड्स टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट। फंड्स रेज करने के लिए हमको कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट करनी पड़ेगी, ब्रोकरेज कमीशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। फर्म्स कैन मीट दिस फ्लोटेशन कॉस्ट बाय इश्यू ऑफ सीपी। इस फ्लोटेशन कॉस्ट को, जो हमको शेयर्स डिबेंचर्स को इश्यू करना है, उस खर्चे को हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। और इस फ्लोटेशन कॉस्ट को करने के लिए हम कमर्शियल पेपर को इश्यू करेंगे कि थोड़ा बहुत पैसा आए कि हम फ्लोटेशन कॉस्ट कर पाए। तो क्या होता है हमारा कमर्शियल पेपर? आई होप आप लोग को आज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसकी मैच्योरिटी हमारी 15 दिन से 1 साल होती है, 1 साल से ज्यादा नहीं होती कि आप लोगों ने लोगों से पैसे लिए फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए कमर्शियल पेपर इश्यू करके और वो आप 2-2 साल में रीपे कर रहे हो। जनरली 15 दिन से 1 साल में आपको इनको रीपे करना होता है। 4 इंस्ट्रूमेंट हम कवर कर चुके हैं। लास्ट वाला आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसको हम नाम से समझेंगे। यहां पे क्या आ रहा है? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स कहां पे होती है सर? कहां पे होती है? क्या बैंक में होती है? बैंक में हम डिपॉजिट कराते हैं, बैंक आगे लोन देता है। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये केवल और केवल बैंक से इश्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स केवल बैंक के पास में ही आती है। और बैंक ये इश्यू क्यों करता है? तो सपोज बैंक के पास में कोई लोग बाग आए लोन लेने के लिए, ठीक है सर, लोग बाग आए, बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स की कमी हो गई। आप जैसे अमीर लोग जो डिपॉजिट करा रहे थे, पर आप लोगों ने तो डिपॉजिट कराई, लेकिन लोन की इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप लोगों की डिपॉजिट्स भी कम हो गई। तो लोन की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट, लेकिन डिपॉजिट्स कम है। तो बैंक क्या करता है? अपनी डिपॉजिट्स जो होती है ना, एक और नया इंस्ट्रूमेंट इशू कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के ऊपर। आइए देखते हैं वो कैसे करता है। Only a bank can issue certificate of deposit. It is a negotiable instrument and can be transferred easily. बेटा negotiable क्या होता है वो मैं एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद में समझाता हूँ। Can be transferred easily. It can be sold in the secondary market also. It is issued by banks against the deposits. These can be issued to individuals, companies during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but demand for credit is high. टाइम पीरियड इसका ये 91 दिन से 1 महीने होता है। तो बेटा जब हमारी टाइट लिक्विडिटी का टाइम है, यानी कि हमको डिपॉजिट्स आ नहीं रहे लेकिन क्रेडिट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो बैंक कैसे फंड्स को रेज करता है? वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर देता है कि मैं आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे रहा हूं, अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया तो ये डिपॉजिट्स आपकी। आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, बट आपको मेन कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि पहला तो ये केवल एक बैंक ही इशू करता है, और ये कब इशू करता है? जब क्रेडिट की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है लेकिन बैंक के पास में टाइट लिक्विडिटी है, उसके पास में डिपॉजिट्स की कमी है, तो ये एक नया इंस्ट्रूमेंट इशू करता है और इसकी मैच्योरिटी होती है 91 दिन से 1 साल। केवल 91 डेज से 1 साल के अंदर अंदर आपको इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को रीपे करना होता है। ओनली बैंक कैन इशू सीडी। इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब यह है कि जैसे आपने अपने कमर्शियल बिल को डिस्काउंट करवा लिया था, अब उस कमर्शियल, उस बिल्स रिसीवेबल से पैसा लेगा बैंक। आपने तो बैंक से पैसा ले लिया आज की डेट में ही कि आप जाके 3 महीने बाद में पैसा ले लेना, वैसे ही हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी नेगोशिएबल होता है। आप किसी और आदमी को दे सकते हो कि तू जाके पैसा ले लेना, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी। हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेकेंडरी मार्केट, जो आप लोग फाइनेंशियल मार्केट को समझ रहे थे ना, शेयर्स डिबेंचर्स की खरीद बेच का मार्केट, उस मार्केट में भी बेचा जा सकता है इस हमारे इंस्ट्रूमेंट को। सर आपने एक करा तो दिया, लेकिन सर फिर भी है ना, इसको याद करने में, रिटेन करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आप लोगों के लिए एक रामबाण लेके आया हूं। इस जो भी अभी तक हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े जो आप लोगों को बहुत बड़े लगते हैं, इसको एक पेज में मैंने कवर करा है कि हम हर इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या मेन चीज पढ़ के आए। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कॉल मनी क्या होता है। उसमें हमने क्या देखा था? बैंक्स यूज करते हैं आप इसको 1 दिन के लिए, कभी कभार उनको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है 1 से 2 दिन के लिए, तो बैंक्स यूज करते हैं इसको 1 दिन के लिए जनरली। और इसको दूसरा नाम होता है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। और जिस रेट पे बैंक इश्यू करता है इस इंस्ट्रूमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? सर कॉल रेट। और इसकी मैच्योरिटी क्या होती है? 1 से 15 दिन। जनरली 1 दिन के लिए होता है, लेकिन वैसे इसकी मैच्योरिटी 1 से 15 दिन की होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर हमने देखा ट्रेजरी बिल्स, जिसका दूसरा नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये आरबीआई इश्यू करता है, इसकी मैच्योरिटी होती है 14 से 365। यहाँ पे 1 से 15, ये 14 से 365। और सर हमने हमारे 11th 12th में भी देख के आ चुके हैं ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। वो इश्यू तो होते हैं
डिस्काउंट के ऊपर और रीपे करना होता है पार के ऊपर, तो उनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इश्यू वो कम प्राइस पे होते हैं तो बीच में उनकी इनकम हो जाती है। ये हो गया हमारे ट्रेजरी बिल्स। तीसरी चीज कमर्शियल बिल्स विच आर नथिंग बट जो चीज आप अपने 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपकी बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, वही हमारे कमर्शियल बिल्स होते हैं। ये क्रेडिट परचेज एंड सेल में यूज करा जाता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड जनरली 90 दिन की होती है, इससे ज्यादा और कम भी हो सकती है बट जनरली 90 डेज। एंड देयर इज एन ऑप्शन फॉर बैंक डिस्काउंटिंग ऑल्सो। अगर आपके पास में बिल्स रिसीवेबल है तो आप बैंक के पास में जाके डिस्काउंट करा सकते हो कि मेरे को 3 महीने बाद में इतने पैसे मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपए, आप मेरे को आज की डेट में 98,000 दे दो, 3 महीने बाद में जाके बैंक आप 1 लाख रुपए लेके आ जाना। आप इसको बैंक डिस्काउंट भी करा सकते हो। चौथा, फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है बेटा? कमर्शियल पेपर वो इंस्ट्रूमेंट है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इश्यू करती है फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए। हमको नए बिजनेस में, नई जगह इन्वेस्टमेंट में, नई मशीनरी खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए हमको इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स को इश्यू करना पड़ेगा, और उस इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स को इश्यू करने में जो खर्चा आने वाला है कमीशन का, ब्रोकरेज का, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। और इस फ्लोटेशन कॉस्ट को रेस करने के लिए हम कमर्शियल पेपर को इश्यू करते हैं, जिसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं बेटा। फ्लोटेशन कॉस्ट को रेस करने की ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। और इसकी हमारी जो मैच्योरिटी थी वो जनरली 15 दिन से 1 साल, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। जनरली 15 दिन से 1 साल में आपको ये करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये केवल और केवल डिपॉजिट से हमको क्या समझ में आता है, ये केवल बैंक के पास में आती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को केवल और केवल आपका बैंक इश्यू कर सकता है। वो कब इश्यू करता है? एट द टाइम व्हेन देयर इज टाइट लिक्विडिटी बट द डिमांड ऑफ क्रेडिट इज हाई। क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है लेकिन हम बैंक के पास में पैसा ही नहीं है, तो वो इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इश्यू करके पैसा उठाता है मार्केट से। सो दिस वाज योर मेन पॉइंट्स, मैंने आपके कवर करे कि आप पूरे चैप्टर पढ़ते हुए आओ, रिवाइज करते हुए, और आप इससे भी एक बार फटाफट से रिवाइज भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे कैपिटल मार्केट के ऊपर, जो आप लोग कई देर से बोलने वाले हो कि सर वो कब आएगा, वो कब आएगा, हमको उसके बारे में सुनना है, हर्षद मेहता वगैरह के बारे में। तो अब चलते हैं हमारे कैपिटल मार्केट के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा मनी मार्केट तो होता है अगर किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है 1 साल के अंदर अंदर, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो जाएगा कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट इज मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कैपिटल मार्केट आर शेयर्स, डिबेंचर्स। सर अब थोड़ा सा मजा आया, ये अब आया सर हमारा टॉपिक। वहां पे तो सर पता नहीं कॉल मनी क्या क्या चल रहा था, अब आया हमारा टॉपिक। यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे इश्यू होते हैं। हमारा कैपिटल मार्केट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अगर कोई भी शेयर, कोई भी डिबेंचर्स फर्स्ट टाइम इश्यू हो रहे हैं, सर मतलब कोई भी शेयर, कोई भी डिबेंचर फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं, तो वो तो आते हैं प्राइमरी मार्केट में। आपने सुना होगा आईपीओ के बारे में। हाँ सर हम सुनते रहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एसबीआई का आया था, पेटीएम का आया था, थोड़ा थोड़ा सुनने में आता रहता है। हम भी सर इन्वेस्टर है बड़े, तो वो बेटा जब भी कोई भी शेयर, कोई भी डिबेंचर फर्स्ट टाइम इश्यू होता है वो होता है हमारे प्राइमरी मार्केट में। और कोई भी डिबेंचर, कोई भी शेयर्स जो जनरली आप लोग करते हो ना, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, आज बेच दिए, फिर आपने टाटा के शेयर खरीद लिए, प्रॉफिट कमाया, उसको भी बेच दिया, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो हमारे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे प्राइमरी मार्केट, जिसका दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट, क्योंकि इसमें हम नई सिक्योरिटीज को इश्यू करा जाता है। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, एज इन दिस मार्केट न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड। तो हमारे प्राइमरी मार्केट में कुछ मेथड्स होते हैं फ्लोटेशन के, यानी कि प्राइमरी मार्केट में किसी भी कंपनी को नया शेयर, नए डिबेंचर्स को इश्यू करना है तो उसके ये कुछ मेथड्स हैं। अभी हम सारे मेथड्स को समझते हैं, ये भी आपके काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आप खुद की कंपनी खोलने वाले हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप कैसे कैसे नए शेयर्स को इश्यू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मेथड से, एंड दैट इज पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। सर आप ये क्या कर रहे हो?
बेटा मैं ये प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा हूँ। सर ये किस चीज़ का प्रोस्पेक्टस है? एक नई कंपनी आई है वैभव वशिष्ठ लिमिटेड, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी यार, बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। इनके 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो रखे हैं और अब 1 लाख भी होने वाले हैं और जल्द 10 लाख। बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। सर आपको कैसे पता? अरे ये सारा इसमें लिखा हुआ है, इसमें अर्निंग पोटेंशियल, रिस्क, हर चीज़ लिखी हुई है। तो बेटा आपके प्रोस्पेक्टस में जो भी कंपनीज नए शेयर्स, नए डिबेंचर्स को इशू करती है, वो अपनी अर्निंग पोटेंशियल, अपने रिस्क को लिखती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है, मेरे जैसे, आप जैसे लोग, वो उस प्रोस्पेक्टस को पढ़े और वो उस कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल और रिस्क को जान जाए और फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। अंडर दिस कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस हेल्प्स द पब्लिक टू नो अबाउट द रिस्क and earning potential of the company, and accordingly they decide whether to invest or not in that company। मैं पढ़ूंगा और पता लगाऊंगा अर्निंग पोटेंशियल, रिस्क को देख के कि क्या मुझे इस कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में इशू करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। वैभव सर की कंपनी है, बिल्कुल करना चाहिए, आगे जाने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड। सर और कौन सा मेथड होता है? ये प्रोस्पेक्टस का तो हमको समझ में आ गया, और क्या होता है? सो योर सेकंड मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट इज ऑफर फॉर सेल। बेटा इसमें क्या हुआ, हम बेचेंगे हमारी जो नए शेयर्स और नए डिबेंचर्स हैं। हाँ सर, हमारे नए शेयर्स और नए डिबेंचर्स को एक दलाल को, सर दलाल को बेचेंगे हम, एक दलाल को बेच देंगे हमारे नए शेयर्स और नए डिबेंचर्स को, और वो दलाल जनरल पब्लिक को बेच देगा हायर प्राइस पे। हम उसको बेचेंगे 100 रुपए का हमारा इक्विटी शेयर, एक 10 लाख इक्विटी शेयर बेचे 100 रुपए में, 10 लाख इंटू 100, हमने उसको 10 करोड़ रुपए लिए और वो दलाल आगे उसको 110 रुपए में इशू कर दिया। तो उसको भी 10 रुपए पर शेयर की कमाई हो गई और हमारा भी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू हो गए। अब हम हमारे एग्जाम में दलाल तो लिख के नहीं आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम शब्द यूज करने वाले इंटरमीडियरी। क्या बोला मैंने? इंटरमीडियरी। कौन होता है हमारे इंटरमीडियरी? बिचौलिया, दलाल। हम एक इंटरमीडियरी को हमारे नए शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करेंगे और वो हायर प्राइस में जनरल पब्लिक को दे देने वाला है। Sale of securities takes place in 2 places. First, when the company issues securities to intermediaries at face value. Second, when intermediaries issue securities to general public at higher price to earn profit. ठीक है सर, ये भी इजी सा था। आपने पहला बता दिया प्रोस्पेक्टस इशू करके, दूसरा बता दिया ऑफर फॉर सेल, जिसमें एक दलाल यानी कि इंटरमीडिएट को बेचेंगे और वो आगे हायर प्राइस पे बेच देगा। तीसरा फ्लोटेशन मेथड क्या है? सो योर थर्ड फ्लोटेशन मेथड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। सर इसके अंदर क्या होता है? बेटा इसमें भी हम हमारे दलाल, हमारे इंटरमीडियरी को बेचेंगे हमारे नए शेयर्स और डिबेंचर्स को, लेकिन जो हमारा इंटरमीडियरी है, जो हमारा दलाल इंटरमीडियरी है, यहां पे वो जनरल पब्लिक को नहीं बल्कि कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को देगा इक्विटी शेयर्स को। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो बेटा यहां पे ऑफर फॉर सेल में हमने दिया था इंटरमीडियरी को और इंटरमीडियरी दलाल ने दिया था जनरल पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट प्लेस में हमने दिया इंटरमीडियरी को और इंटरमीडियरी ने कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स, जिनको वो चाहता है उन सेलेक्टेड क्लाइंट्स को वो हमारे नए शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करेगा, ना कि जनरल आपके और मेरे जैसे जनरल पब्लिक को। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनी टू एन इंटरमीडियरी एट fixed price, and intermediaries sell these securities not to the general public but to selected clients at higher price। जनरली इस मेथड को कौन फॉलो करता है? हमारी जैसी बड़ी कंपनियां नहीं, वैभव वशिष्ठ लिमिटेड जो कि बहुत अर्निंग पोटेंशियल रखती है, प्रोस्पेक्टस इशू करके करती है। जनरली जो छोटी कंपनीज होती है वो इस मेथड को यूज करती है। स्मॉल एंड न्यू कंपनीज प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट एज इट इज ए कॉस्ट सेविंग मेथड, एज कंपनी सेव्ड फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ अंडरराइटर फीस, लिस्टिंग ऑफ कंपनीज नेम इन दी स्टॉक एक्सचेंज। अगर हमको जनरल पब्लिक को इशू करना है तो बेटा प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ता है और मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ता है और भी कई सारी फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स ही है तो वो सब फॉर्मेलिटीज का पैसा बच जाता है। थोड़ा कॉस्ट सेविंग मेथड है, तो कई नई कंपनीज, छोटी और नई कंपनीज इस प्राइवेट प्लेसमेंट को भी फॉलो करती है।
सर और प्रोस्पेक्टस हो गया, ऑफर फॉर सेल हो गया दलाल वाला, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया उसकी जैसी, और कौन सा मेथड है? सो और हमारा मेथड है राइट इशू। सर ये क्या होता है? सर ये हमारे अकाउंट्स में भी हमने सुना था, कई बच्चों को तो हमारे क्लियर हो गया था। सर हमको थोड़ा सा इसमें डाउट है तो इसको आज अच्छे से समझाओ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था रतन टाटा वाला, हाँ सर आपने बताया था हमको रतन टाटा, चलो रतन टाटा को छोड़ो, कई बच्चे हो सकता है लास्ट क्लास देख के नहीं आए हो, फिर से नया एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी एक कंपनी है जो हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। हाँ सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए के। उसमें से आप जो अमीर लोग हो आपके पास में तो है 51,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 51% इक्विटी शेयर्स का स्टेक आपके पास में है। आप कंपनी के मालिक हो, आप जो भी डिसीजन लेना चाहो आप वो डिसीजन ले सकते हो, आपके पास में 51% का स्टेक है। मेरे जैसे गरीब लोग, आप बोले सर आप हमको पढ़ा रहे हो, अच्छा काम भी कर रहे हो, 10% शेयर आपको भी दे देता हूँ, 10% मेरे पास है, 5% आपके साइंस के दोस्तों को दे दिए और कई सारे लोगों के पास में है, बट 51% शेयर आपके पास में है, 51% स्टेक आपके पास में है। आप जो चाहो वो डिसीजन ले सकते हो। कंपनी नए शेयर्स को इश्यू करती है, नए इक्विटी शेयर्स को इश्यू करती है, ठीक है सर। उन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे जिसमें से 51,000 आपके पास थे, 1 लाख और इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर दिया, ठीक है सर, और कर दिया। अब और कई सारे लोगों ने, साइंस के दोस्तों ने और जनरल पब्लिक ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स को खरीद लिया और अब वो आपके पास में आते हैं कि ए खड़ा हो, आप बोलते हो ए तमीज से बात करो, मेरे पास में कंपनी के 51% इक्विटी शेयर्स है, तो वो आप लोगों को बोलते हैं तेरे पास में कितने शेयर है? 51,000। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने? 1 लाख। अबे 1 लाख नहीं, 1 लाख तो पहले थे, 1 लाख और भी तो इश्यू हुए, तो टोटल इक्विटी शेयर्स हो गए अभी 2 लाख। 2,51,000 अपॉन 2 लाख, यानी कि अब आप लोगों के पास में केवल 26%, लगभग 25.5% ही आपके पास में इक्विटी शेयर्स है। तो जो आपका कंपनी पे कंट्रोल था वो डाइल्यूट हो गया। अब आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकते बिना मेरे जैसे या और कई लोगों की मदद से। आप 51% लोग जब इकट्ठे हो गए तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, हमारा कंट्रोल ही डाइल्यूट हो गया। तो हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जैसे लोगों के साथ में ये गलत ना हो, ये नाइंसाफी ना हो। तो हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि जब भी कोई कंपनी नए शेयर्स को इश्यू करेगी तो उनको उन शेयर्स को पहला हक, नए शेयर्स को खरीदने का पहला हक हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा, उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उनके पास में ऑलरेडी शेयर्स एग्जिस्टिंग है। जैसे आपके पास में 51% ऑलरेडी शेयर्स थे, तो जब कंपनी 1 लाख नए शेयर्स लाई तो उन 1 लाख का 51% को खरीदने का पहला हक आप लोगों का है, और इसी हक को हम राइट इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। आप इस हक को एक्सरसाइज भी कर सकते हो या फिर आप इस हक को बेच भी सकते हो। राइट इशू को एक्सरसाइज भी कर सकते हो या बेच भी सकते हो। ये मैंने आपको एडवांस लेवल की बात बताई है। साथ में एक मिठाई, जब आप अपने सीए में जब आप कंपनीज लॉ पढ़ोगे तब आप पढ़ने वाले हो कि कैसे राइट इशू को बेचते हैं, कैसे उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। आज के टाइम पे आपको याद करने की क्या जरूरत है, जब भी कोई कंपनी नए शेयर्स को इश्यू करेगी तो पहला हक उन शेयर्स को खरीदने का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में है। किस प्रोपोर्शन में? उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो ऑलरेडी अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। आप लोगों के पास 51%, मेरे पास में 10%। अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं तो 5100 को खरीदने का हक आपके पास में है और 1000 10% को मेरे पास। This is issue of new shares to existing shareholders. It is called right issue because it is preemptive right of shareholders that company must offer them the new issue before subscribing to outsiders. Outsiders को देने से पहले आपका preemptive right है उसको खरीदने का। Each shareholder has the right to subscribe to the new shares in proportion of shares he already holds, 51%, 10%, so that existing shareholders may not lose their share of capital and कंट्रोल, ताकि आप अपने कैपिटल का शेयर और अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करो। अ राइट इशू इज मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। मैंने आपको अपने एग्जांपल में ये चीज भी समझा दी कि जो राइट इशू है वो मैंडेटरी है। किससे? हमारे कंपनीज एक्ट 1956 की मदद से। हमारा कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि राइट इशू मैंडेटरी है। सर 4 मेथड हो गए नए शेयर्स को इश्यू करने के।
और क्या चीज है? तो बेटा नाउ कम्स इनटू पिक्चर योर EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, आज हम छोटे से 2 रुपए की टॉफी खरीदते हैं, 10 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं, उसको भी हम पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे तो शेयर्स होते हैं 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के, और इतने नए नए शेयर्स इशू होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे मतलब जनरली लोग कहते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। तो ये नया मेथड है आपके नए शेयर्स को इशू करने का, कि आप इलेक्ट्रॉनिक भी अपने शेयर्स को इशू कर सकते हो। जो IPO पहले के टाइम पे आपके दादाजी परदादी जी के टाइम पे जो जाते थे, वहां पे बोली लगाते थे नए शेयर्स की कि मैं खरीदना चाहता हूं, आज के टाइम पे आप इलेक्ट्रॉनिकली घर पे बैठे बैठे अपने फोन से IPO खरीद सकते हो। इट इज द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम of stock exchange. Company has to appoint registered brokers for the purpose of accepting applications and placing orders. बेटा registered brokers को अपॉइंट करना होता है, एप्लीकेशंस IPO की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और उसके बाद में ऑर्डर प्लेस होता है कि इनको IPO मिल गया, उसके लिए रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को अपॉइंट करना होता है। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स क्या होते हैं वो हम समझने वाले हैं बहुत डिटेल में, अभी आगे 10 मिनट के अंदर आप वो भी समझने वाले हो। तो बेटा यहां पे खत्म होता है आपका प्राइमरी मार्केट। जो हमने समझा कि प्राइमरी मार्केट, अगर आप अपनी कंपनी के लिए नए फर्स्ट टाइम शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हो, नए शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हो, तो आप किस किस तरीके से इशू कर सकते हो। हमने देखा सबसे पहले प्रोस्पेक्टस, उसके बाद में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा प्रोस्पेक्टस, उसके बाद में हमने देखा ऑफर फॉर सेल, जहां पे हम एक दलाल इंटरमीडिएट को सेल करेंगे, वो आगे सेल करेगा हायर प्राइस पे। फिर हमने देखा प्राइवेट प्लेसमेंट, वहां पे भी हम एक दलाल इंटरमीडिएट को सेल करेंगे, बट वो आगे सेल करेगा सेलेक्टेड क्लाइंट्स को। फिर हमने देखा बेटा राइट इश्यू क्या होता है, बहुत डिटेल में समझा। देन वी केम टू नो अबाउट दिस न्यू मेथड। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अभी एक ऑनलाइन सिस्टम आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक IPO इश्यू करने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक आप फाइनेंशियल मार्केट को समझते हुए आ रहे थे, सेकेंडरी मार्केट, द सेकेंड टाइप ऑफ योर कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। यहां पे जो शेयर्स डिबेंचर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो पहले से इश्यू हो रखे हैं, हम उन्हीं की खरीद बेच का काम करेंगे। रिलायंस के शेयर खरीद लेता हूं, बेच दूंगा। अब मैं टाटा के शेयर खरीद लेता हूं, इसको बेच दूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। अब मैं HDFC के शेयर्स खरीद लेता हूं, अब मैं ICICI के शेयर खरीद लेता हूं। जो शेयर्स डिबेंचर्स ऑलरेडी है, आप उन्हीं की खरीद बेच का काम करते रहते हो और अपना प्रॉफिट बनाते रहते हो, अपनी पॉकेट मनी निकाल के अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेते जाते रहते हो ना। ये वही मार्केट है बेटा आपका सेकेंडरी मार्केट। इट इज जस्ट लाइक योर OLX। अगर किसी को भी नई कार खरीदनी है तो उसको जाना पड़ेगा प्राइमरी मार्केट में, नए शेयर्स खरीदने हैं तो प्राइमरी मार्केट में। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेकंड हैंड कार खरीदनी है तो जैसे आप OLX पे जाते हो, वैसे ही अगर सेकंड हैंड शेयर्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेकंड हैंड शेयर्स डिबेंचर्स को खरीदना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। और सेकेंडरी मार्केट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, विच यू पीपल जनरली अज्यूम एज फाइनेंशियल मार्केट। नाउ कम्स इनटू पिक्चर, आप लोगों को समझ में आ गया सेकेंडरी मार्केट क्या है। अब आप पिक्चर में आता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो बेटा जैसे आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो तो आप लोग सब्जी मार्केट में जाते हो, हाँ सर हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, घिया के 10 रुपए, आलू के इतने रुपए, प्याज के 20 रुपए, टमाटर के 100 रुपए। आप लोग जैसे सब्जी मार्केट में जाते हो, वैसे ही अगर आपको शेयर्स को खरीदना है तो आपको शेयर्स के मार्केट में जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब आप वहां पे एग्जाम में ऐसे तो लिख के आओगे नहीं कि सर हम शेयर्स को खरीदने का मार्केट है ये, ऐसे तो लिख के आओगे नहीं। तो हम थोड़ी स्टाइल वाली लैंग्वेज में लिखेंगे जिसमें हमको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। सो व्हाट वी विल डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एज पर योर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, which says that your stock exchange is an association or organization। आसान भाषा में अभी स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जैसे आपकी कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेट भी हो सकती है और वो नहीं भी हो सकती है।
इस चीज को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, कई बच्चों को आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक बार छोड़ दो। आसान शब्दों में स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश करा गया है फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग किस चीज को, द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। हमारे इक्विटी शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स को खरीदने का, बेचने का, उसमें डील करने का जो बिजनेस है उसको असिस्ट, उसको रेगुलेट, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहलाया जाता है। एंड दिस इज योर डेफिनेशन एज पर योर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। याद करना है इस डेफिनेशन को हमारे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के हिसाब से। तो अब पिक्चर में आता है स्टॉक मार्केट इंडाइस, स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस। ये इसको ऐसे समझो, आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज समझ गया, आप लोगों को ऑलरेडी एक आइडिया है। बेटा आपका स्टॉक एक्सचेंज भी दो तरीके का होता है। सर वो क्या है? तो पहला तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर ये भी दो तरीके का होता है। हाँ बेटा, आपका स्टॉक एक्सचेंज भी दो है हमारे इंडिया में, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइस है उसको तो बोलते हैं हम बीएसई का जो इंडाइस है उसको तो हम बोलते हैं सेंसेक्स। आप लोग कई बार पेपर में भी पढ़ते रहते होंगे, सेंसेक्स इतना ऊपर गया, ये इतना ऊपर आया। और जो हमारे एनएसई का जो इंडाइस है उसको हम कहते हैं निफ्टी। सर आपने हमको ये तो समझा दिया ये इसका इंडाइस है, लेकिन सर ये इंडाइस होता क्या है? तो बेटा अब मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूं जो शायद आपको क्लास में नहीं समझाई गई हो। आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, आज हम जाने वाले हैं कुछ साल पहले में कि असल में ये इंडाइसेस बने कैसे। तो आज आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा जब आप अखबार में पढ़ते हो कि सेंसेक्स इतना है और ये इतना है। ये अमाउंट आया कैसे? 62,000 पे है, ये 11,000 पे, ये अमाउंट आया कैसे हमको समझ में नहीं आता। तो बेटा अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, ठीक है सर एक स्टॉक एक्सचेंज बना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये कहा कि हमारा भी एक इंडाइस होना चाहिए, एक कोई नंबर होना चाहिए हमारा भी। तो उस नंबर को, उस इंडाइस को उन्होंने कैसे बनाया? जो भी कंपनीज, जो भी स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे थे, ठीक है सर, जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर हो गया, टाटा का शेयर हो गया, इन्फोसिस का शेयर हो गया, विप्रो का शेयर हो गया, उन्होंने सब कंपनीज को लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 30 कंपनीज को लिया। कितनी कंपनीज को लिया? 30 कंपनीज को लिया, उनकी शेयर प्राइसेस को लिखा, उनका एक एवरेज निकाला और एक इंडाइस बना दिया। सपोज उस टाइम पे उन्होंने इंडाइस बनाया 1000। रिलायंस का शेयर है 100 रुपए का, टाटा का शेयर है 105 रुपए का, विप्रो का शेयर है 95 रुपए का, इन्फोसिस का शेयर है इतने रुपए का, इस कंपनी का शेयर है इतने रुपए का। ऐसे उन्होंने 30 कंपनी के शेयर्स को जोड़ा, उनका एवरेज निकाला और एक इंडाइस बना दिया कि हमारे बीएसई का ये इंडाइस है, इसको हम बोलेंगे सेंसेक्स। उसका एक नंबर निकाल दिया। अब जैसे हर दिन इतने साल बीतते गए, तो इतने साल जब बीतते गए, रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़ा, विप्रो का शेयर बढ़ा, हर कंपनी के शेयर बढ़े कम हुए तो वह एवरेज भी कम ज्यादा होता गया और हमारा इंडाइस, हमारा सेंसेक्स पहुंच गया लगभग 62,000 रुपए पे, जो आप अपने पेपर में जनरली देखते हो। सो ऐसे बना हमारा सेंसेक्स। फिर बारी आई हमारी निफ्टी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने क्या करा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तो 30 कंपनी का इंडेक्स लिया था, उन्होंने इस बार 50 कंपनी का इंडेक्स लिया। अलग अलग कंपनीज उन्होंने चूज करी, एचडीएफसी, आईसीआई, अलग अलग कंपनीज चूज करी, टोटल 50, और उनका भी एक इंडेक्स निकाला। और क्योंकि इतने साल बीतते गए, शेयर्स के प्राइस बढ़ते गए, कम होते गए, तो वो एवरेज भी कम होता गया, बढ़ता गया, और वो इंडेक्स आज हमारे निकाल के कुछ वो निकल के आ गया। जो भी अभी हमारा इंडेक्स चल रहा है, आप लोग चेक करना गूगल पे कि हमारा एनएसई के इंडेक्स क्या चल रहा है। आप लोगों को याद करने के लिए कि कौन से इंडेक्स में कितनी कंपनियां थी, तो हमारे निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहते हैं। निफ्टी 50 कितनी कंपनी उससे बनाई? ये हमारा इंडेक्स कितने स्टॉक से? 50 स्टॉक से। वेयर एज योर सेंसेक्स, द इंडेक्स ऑफ योर बीएसई वाज मेड ऑफ 30 stocks. This is Bombay Stock Exchange Index. It is calculated by taking price of 30 stocks. This is National Stock Exchange Index. It is calculated by taking price of your 50 company stocks. ठीक है सर, दो तरीके का हमारा स्टॉक एक्सचेंज है और दोनों का अलग अलग इंडाइस है। और आपने हमको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमको कंफ्यूजन था कि कैसे ये इंडाइस बना, आपने हमको बताया कुछ साल पहले जाके कि कंपनीज का ऐसे एवरेज निकाला था जो बढ़ते बढ़ते आज इस पॉइंट पे आ गया, ये हमारा इंडाइस होता है।
स्टॉक एक्सचेंज इंडाइस भी हो गया। अब हम समझते हैं हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके कुछ फंक्शंस को, कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस लाइक इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, लिक्विडिटी। अब ये क्या है, ये एक एक चीज को हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक बैरोमीटर। सो बेटा बैरोमीटर एक, आप अपने साइंस वाले दोस्तों के से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि बैरोमीटर क्या होता है। सो बैरोमीटर कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। सर ये भी हमारे काम आने वाला है क्या? तो बेटा ये आपको समझ में आए चाहे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बट बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। वैसे ही जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है, क्योंकि वो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को नापता है। अगर हमारा स्टॉक एक्सचेंज, हमारा स्टॉक मार्केट, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस थे, अगर वो ऊपर जा रहे हैं यानी कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस अच्छी है, अगर वो नीचे आ रहे हैं यानी कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस खराब है। आप लोगों ने सुना होगा 1992 में हमारे मंदी आई, 2008 में जब हमारे मंदी आई थी तो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा गिर गई थी। सो हमारे स्टॉक मार्केट को, हमारे स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी बताया जाता है। अगर ये ऊपर जा रहा है यानी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है, अगर ये नीचे आ रहा है यानी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है। स्टॉक में एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कंट्री। द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइसेस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ इकोनॉमी। अगर शेयर प्राइसेस बढ़ रही है सब कंपनीज की, टोटल इंडाइस बढ़ रहा है यानी कि बूम का सिचुएशन है मार्केट में, अगर वो कम हो रहा है यानी कि रिसेशन यानी कि मंदी की सिचुएशन है। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कंट्री। ठीक है सर, ये आपने हमको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है? सो योर नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो अलग अलग शेयर्स, अलग अलग डिबेंचर्स की प्राइस को भी तय करने में मदद करता है। सर वो कैसे? तो बेटा आप लोग 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ के आए थे। हाँ सर हम बिल्कुल पढ़ के आए थे सर। उसमें हमने देखा था मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई हमारी सिक्योरिटी नहीं, किसी भी प्राइस को डिमांड और सप्लाई तय कर सकती है। जैसे मेरे पास में कोई चीज है, मैं सप्लायर हूं, मैं बेचना चाहता हूं 50 रुपए में, उसकी डिमांड है, जो खरीदने वाला है वो लेना चाहता है 30 रुपए में, 30 रुपए 50 रुपए, तो वो जिस पॉइंट पे उसका कॉन्टैक्ट हो जाएगा वो हमारी प्राइस तय हो जाएगी। ये डिमांड और सप्लाई से हमारी प्राइस तय होती है। तो जो हमारी सिक्योरिटी होती है बेटा, उसकी प्राइसेस भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में ही तय होती है। रिलायंस कंपनी ने, टाटा कंपनी ने जब अपने शेयर्स को इशू करा था तो वो लगभग 100 रुपए 200 रुपए पे इशू करा था, लेकिन आज आप रिलायंस के शेयर देखते होंगे तो वो है 2700 रुपए पे, 2800 रुपए पे। तो उनकी वैल्यू इतनी कैसे बढ़ गई? वो इसलिए बढ़ गई बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में ज्यादा डिमांड थी तो सप्लाई भी बढ़ने लगी। डिमांड सप्लाई से बेटा एक हम वैल्यू के ऊपर आए कि अब हमारी सिक्योरिटी रिलायंस कंपनी के शेयर 2800 रुपए के। सपोज डिमांड कम हो जाती है तो जो रिलायंस के शेयर की प्राइस है वो भी कम होती जाएगी। तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज की वैल्यू को भी डिटरमाइन करने में मदद करता है। कैसे? डिमांड और सप्लाई की मदद से। स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। सिक्योरिटीज ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज। और ये जो वैल्यूएशन है जो हमारे स्टॉक मार्केट की मदद से हुआ है, वो उसका क्या फायदा है? इट इज यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर्स। जो आप लोग हैं, आप लोगों को पता रहेगा कि मैंने 1000 रुपए डाले थे मेरे रिलायंस कंपनी के शेयर में, आज मेरे 1000 रुपए 1500 रुपए हैं। तो आप लोगों को भी वैल्यूएशन की मदद से पता रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितने का है, आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है। जो क्रेडिटर्स है रिलायंस कंपनी के, जो क्रेडिटर्स है, जिन कंपनियों से, जिन बैंक से रिलायंस ने लोन ले रखा है, उनको भी रिलायंस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस पता लगेगी कि क्या हमने सही कंपनी को लोन दिया है। और हमारी गवर्नमेंट को टैक्स लगाने में भी आसानी रहेगी कि इस बंदे ने 1000 रुपए पे रिलायंस का शेयर खरीदा था, अब रिलायंस के शेयर की प्राइस 1500 रुपए है, तो पकड़ो इसको और 500 रुपए पे टैक्स ले इससे। तो हमारे गवर्नमेंट को टैक्स लेने में आसानी रहेगी, क्रेडिटर्स को क्रेडिट वर्दीनेस जानने में, और हमारे इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का पता रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप लोगों ने नई कंपनी खोली थी कार मैन्युफैक्चरिंग की, हाँ सर खोली थी।
अब आप लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, हाँ सर थी, बिल्कुल थी, तो मैंने आप लोगों को बोला इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है सर, जाते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज पे और वहां पे कर देंगे हम इक्विटी शेयर्स को इशू, लोग बाग खरीदेंगे हमारे शेयर्स, हमारे पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन बेटा इतनी भी आसान नहीं है ये चीजें। अगर आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ेगा। उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। आपकी कई कंपनीज में कई ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, 500 करोड़ का वैल्यूएशन, ये सब चीजें, इतना ये होना चाहिए, उसके बाद में ही आप लिस्ट हो सकते हो। ये सब चीजें, ये सब क्यों रखा हमारे उसमें लिस्ट होने से पहले? क्योंकि बेटा कई सारे आपने सुना होगा, हर्षद मेहता स्कैम 1992 और सारे सत्यम के केस के बारे में आपने सुना होगा कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे गिर गई। तो स्टॉक एक्सचेंज ये इंश्योर करता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है, आप जैसे प्यारे लोग जो हजार रुपए, 2,000 रुपए अपनी पॉकेट मनी से निकाल के शेयर्स में लगाते हो, तो कहीं आप लोग किसी गलत कंपनी के शेयर में ना लगा दो। तो किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है, उसको अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को बेचना है वहां पे, तो उसको पहले कुछ क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों के पैसे सेफ रहे, तो जो आप ट्रांजैक्शंस करते हो वो उसकी भी सेफ्टी हो। Only listed securities are traded and stock exchange include the company's name in the trade list only after verifying the soundness of company। अगर कंपनी अच्छी है वो तभी उसको लिस्ट करता है अपने स्टॉक एक्सचेंज पे। कंपनीज विच आर लिस्टेड दे ऑल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डीलिंग्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इससे जो आपके डीलिंग्स हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन है, वो भी सेफ रहती है कि आप सही जगह अपना पैसा लगा रहे हो। ठीक है सर, 3 फंक्शन हो गए। और द 4th फंक्शन इज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सर हम बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। सर कितने बड़े इन्वेस्टर हो? सर हमने टोटल 1,000 रुपये लगा रखे हैं। अच्छा, 1,000 रुपये लगा रखे हैं आपने और बहुत बड़े इन्वेस्टर हो। सर सुनो तो सही, हम क्या करते हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसको जब वो 1100 का हो जाता है बेच देते हैं, 100 रुपये कमाई। फिर हम टाटा के शेयर खरीदते हैं, फिर वो थोड़ा सा बढ़ता है, फिर उसको बेच देते हैं। फिर हम HDFC के खरीदते हैं, ऐसे हम बार बार खरीद बेच करते रहते हैं। तो जो आप ये प्रोसेस कर रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट का, इसकी वजह से जो आपकी कैपिटल है, जो आपका पैसा है, वो बेस्ट से बेस्ट कंपनी में लग रहा है। आप बेस्ट से बेस्ट कंपनी में जाना चाहते हो कि मैंने जोमेटो के शेयर गलत खरीद लिए थे, अब मैं इस पैसे को रिलायंस में लगा देता हूं। तो एक तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है सही जगह पे, और क्योंकि आप बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट का, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी खरीद बेच से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। द 4th वन इज लिक्विडिटी। आप लोग मेरे पास आए थे, सर थोड़ी सी पैसे की तंगी चल रही है, 10,000 रुपये दो ना सर। बोले क्या करना है? सर आपको नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और आप मुझसे 10,000 रुपये लेके रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने लग गए, टाटा के शेयर खरीदने लग गए, HDFC के। आप लोग उससे पैसे बना रहे हो और मुझको बताया नहीं, आपने 10,000 से 20,000 कर लिए। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं तुमको 10,000 रुपये तो दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं तुमसे मांगू तुमको मुझको वापस देने पड़ेंगे। हाँ सर आप मांगना और हम आपको 1-2 दिन में पक्का दे देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास कैसे आया? बिकॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि उनकी जो भी सिक्योरिटीज है वो उसको कभी भी बेच पाए, कभी भी खरीद पाए। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। The presence of stock exchange market gives assurance to investors that their investment can be converted into cash whenever they want। जब आप लोगों की इच्छा हुई आप उसको तब पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन, the next function is providing scope for speculation। आप लोग एक बार आपके घर में पिटाई हुई थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, आप क्रिकेट पे सट्टा लगाई थी अपने दोस्त से कि अगर इंडिया जीती तो 100 रुपये, अगर हारी तो मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा। हाँ सर एक बार पिटाई तो हुई थी। तो बेटा वो जो आपने सट्टा लगाया था उसको हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं कि ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसे फटाफट से पैसा कमा जाएंगे, ये होता है स्पेक्यूलेशन। तो उस चीज़ पे तो आपकी घर पे पिटाई हुई थी, लेकिन आप ये जो स्पेक्यूलेशन का आपका शौक है, क्योंकि आप अपने क्रिकेट के सट्टे वगैरह में ना लगाओ, आप स्टॉक मार्केट में भी स्पेक्यूलेशन कर सकते हो। लेकिन वहां पे हेल्दी स्पेक्यूलेशन होता है।
क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी है और सिक्योरिटीज की हमेशा डिमांड है, तो खरीद बेच जल्दी होती है, मतलब हर दिन बहुत सारी खरीद बेच होती है, तो वहां पे स्पेक्यूलेशन के चांसेस तो है। लोग बाग कितने प्राइस में खरीदते हैं और 1200 में बेच देते हैं, आप भी करते रहते हो, 1200 में खरीदा फिर इतने में बेच दिया, तो वहां पे स्पेक्यूलेशन का चांस तो है, लेकिन वहां पे हेल्दी स्पेक्यूलेशन है। गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी लगा रखे हैं कि एक कंपनी का शेयर एक दिन में इतना ही गिर सकता है, एक लोअर कैप लग जाता है, एक मिड कैप, एक अपर कैप लग जाता है कि इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकता। 20% एक दिन में 20% से ज्यादा गिर नहीं सकता। ऐसे कई सारे कैप, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वहां पे हेल्दी स्पेक्यूलेशन है। स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेक्यूलेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। द नेक्स्ट पॉइंट बेटे सारे बहुत इजी है, मतलब ऐसे यू कवर होने वाले हैं, बस एक बार आपको सुनना है। प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा आप लोग मेरे पास में आए थे, सर 10,000 रुपए दे दो, किसी काम की जरूरत है। मैं आप लोगों को बोला था कि तुम लोग यार कमाते भी हो, तुम लोग साइड में थोड़ी सी जॉब करते हो, तुम एडिटिंग वगैरह का काम वगैरह करते हो, 5-10 हज़ार रुपए आप लोग भी महीने में कमा लेते हो, तो मुझसे पैसे क्यों मांगने आए हो? सर वो जो हमारे पैसे है ना वो हम उड़ा देते हैं सर हम जाते हैं हमारी गर्लफ्रेंड के साथ, आपको पता नहीं है हमारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, और हम घूमने जाते हैं, हम सर हमको यहाँ पे भी जाना होता है, हमारे कई सारे खर्चे होते हैं, हम ऐसे उड़ा देते हैं। तो मैंने आप लोगों को डांटा कि मैं अब से तुमको पैसे नहीं दूंगा, तो आप लोगों ने बोला अब से अगले महीने से हम पैसा उड़ाना बंद करेंगे और सेविंग्स करेंगे ताकि हम हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए। तो आप लोगों की तरह जो जनरल पब्लिक है, हर कोई पैसे को उड़ाने की बजाय उसको सेव करने की सोचता है ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर पाए। स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। These attractive opportunities encourage people to save more and invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold, silver। लोग बाग पैसा खर्च करने के बजाय उसको सेव करेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वहां पे बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है। ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंस हमारे स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि बहुत ही इजी थे। अभी तक हमने जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के इंपॉर्टेंस देखे वो सारे बहुत ही इजी थे, एक बार में समझने वाली चीजें थी। मैं समझाता नहीं तो भी आपको समझने आने वाली चीजें थी। जो मेन पार्ट है वो अब आने वाला है, हमारा बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो उसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लेना। तो हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर ये आप क्या कर रहे हो? बेटा मैं शेयर, सर ये शेयर सर्टिफिकेट, ये शेयर सर्टिफिकेट है सर, ये तो वो था ना प्रोस्पेक्टस था ना। तो बेटा आपके पहले वाले कंसेप्ट में ये प्रोस्पेक्टस था, लेकिन इस कंसेप्ट में ये क्या है? ये शेयर सर्टिफिकेट है। ये शेयर सर्टिफिकेट सर आप हमको दोगे? पागल हो क्या? तुमको काहे को दूंगा मैं? तुम्हें पता नहीं है ये 2 करोड़ रुपए का है ये शेयर सर्टिफिकेट। सर 2 करोड़ रुपए का? हाँ, ये मेरे दादाजी ने मेरे पापा को दिया, मेरे पापा ने ये मुझको दिया है कि इसको संभाल के रखना। मेरे दादाजी ने रिलायंस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदे थे जिनकी आज वैल्यू 2 करोड़ है। इसको है ना अलमारी में छुपा के रख देना, कोई चोरी ना कर ले। सर कितने पुरानी सोच के हो सर आप? ऐसे कोई शेयर सर्टिफिकेट रखता है भला? आपने 2-2 करोड़ रुपए के शेयर सर्टिफिकेट रख रहे हैं। हमें देखो, हमने केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे और आपके तो ये एक ही कंपनी के हैं। हमारे पास 10,000 रुपए में 10 कंपनी के शेयर्स हैं और उसको हम केवल फोन पे करते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक है सर सारा काम। ऐसे कौन करता है सर पुराने काम? तो पहले के टाइम पे जब शेयर्स इश्यू होते थे तो वो ऐसे एक शेयर सर्टिफिकेट दिया करते थे। उसकी कई सारी दिक्कतें थी, उनको रखना पड़ता था, चोरी ना हो जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, पेपर वर्क बढ़ता था बहुत सारा। तो नई सोच, आप जैसे नए लोग क्या है, अब नया कंसेप्ट आया हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का, वही कंसेप्ट देखने वाले हैं। उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइज अकाउंट, विच इज नथिंग बट इफ यू कीप योर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये उसी की बात करता है। सो व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज held by investors in physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number। ये जो मेरे पास में फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट था, मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगा और मेरे को डीमटेरियलाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एक नया कोड मिल जाएगा कि ये लीजिए, ये है आपके 2 करोड़ के रिलायंस के शेयर। मैं आपके जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रहता है ना, वैसे ही मैं एक आपका डीमैट अकाउंट बना देता हूं, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री डाल दूंगा, वहां पे आपके
आपके शेयर्स आपको दिख जाएंगे कि आपकी इतने इतने शेयर्स है रिलायंस के। सर ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी 10,000 रुपए डालते हैं, हमको पता है। ऐसे एक डीमैट अकाउंट होता है, उसमें रिलायंस के शेयर, टाटा के शेयर, ऐसे सारे शेयर्स लिखे हुए आ जाते हैं। तो पहले के टाइम पे जब फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होता था, उसको फाड़ के फेंक दो और कंपनीज डीमटेरियलाइजेशन में उनको एक स्टॉक एक्सचेंज डीमटेरियलाइजेशन में उनको एक नया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दे देगी कि आप ऐसे आपके इसमें शेयर्स पड़े रहेंगे। Investor is given an electronic entry or number so that he/she can hold it as an electronic balance in account just like the money kept in your bank account। ऐसे सिक्योरिटीज पड़ी रहती है हमारे डीमैट अकाउंट में। इन शॉर्ट, डीमटेरियलाइजेशन रेफर्स टू होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब बेटा ये जो डीमटेरियलाइजेशन हुआ, इसके फायदे क्या हुए? सो व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप खुद बताओगे मेरे को सारे बेनिफिट्स। फर्स्ट, होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म इज कन्वीनियंट एज इट इज जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। जैसे आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है अपने 10,000 रुपए के शेयर्स रिलायंस टाटा को रखने का, और मेरे लिए कितना इनकन्वीनियंट था, मैं कब से इसको संभाल के रख रहा हूं। तो पहला फायदा, होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज डीमैट फॉर्म इज कन्वीनियंट। दूसरा, नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर्स। मेरे को हमेशा डर लगा रहता था कहीं ये चोरी ना हो जाए, कहीं इसको कोई चोर ना चुरा के ले जाए, कहीं ये फट ना जाए, कहीं ये जल ना ले जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमारे डीमैट अकाउंट की वजह से मेरा ये दूसरा जो ड्रॉबैक था वो भी क्लियर हो गया, नो डेंजर ऑफ लॉस। रिड्यूसेस पेपर वर्क। आज के टाइम पे आपने हजार रुपए रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, 500 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक का खरीद रखा है, 100 रुपए का आपने जोमेटो का शेयर खरीद रखा है। आपके जैसे ना जाने कितने लोग हैं, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है, कितने सारे शेयर्स इशू होते हैं। अगर उन सब शेयर्स को, उन सब डिबेंचर्स को हम पेपर वर्क इशू करने लग जाएं, पेपर पे हम लिख लिख के देने लग जाएं, तो मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे पेपर हो जाएंगे। तो हमारे डीमैट अकाउंट की वजह से हमारा पेपर वर्क, इतने सारे पेपर का काम भी खत्म हो गया। सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। एक सिंगल डीमैट अकाउंट में आप अलग अलग कंपनी के शेयर्स को रख सकते हो, जैसे कि आप रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी सबके शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रख रखे हो। डीमैट सिक्योरिटीज कैन बी मॉर्टगेज टू गेट लोन। सर ये क्या बोलता है? जो मेरे डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज है ना, मैं उनको मॉर्टगेज कर सकता हूं लोन लेने के लिए। मैं जाऊंगा एसबीआई के पास कि मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, बदले में बोले बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो बदले में मेरे पास में ये कुछ रिलायंस के शेयर है, देखो मेरे डीमैट अकाउंट में, मैं उसको गिरवी भी रख सकता हूं मेरे डीमैट अकाउंट के जो सिक्योरिटीज है उसको लोन लेने के लिए। सो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर डीमटेरियलाइजेशन। जैसे मैंने आपको डीमटेरियलाइजेशन का एक कंसेप्ट समझाया, एक और कंसेप्ट समझाता हूं डिपॉजिटरी सिस्टम का। तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इतने सारे शेयर्स की खरीद बेच होती है। हाँ सर बहुत सारी होती है। हम खुद सर दिन में 10-10 बार 20-20 बार कर लेते हैं, कभी इसका शेयर खरीदा, कभी उसका शेयर बेचा, और पता नहीं कितने लोग रोज लगे रहते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं और लगे रहते हैं फटाफट पैसे बनाने में। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक डिपॉजिटरी सिस्टम बनाया उस चीज़ों को कि किसके पास में कितने शेयर्स है, इसको समझने के लिए उन्होंने एक डिपॉजिटरी सिस्टम बनाया। इस डिपॉजिटरी सिस्टम के 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। वो क्या क्या है? पहला तो डिपॉजिटरी खुद, दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारा डीपी। अब ये चीज़ क्या है ये हम डिटेल में समझेंगे। 2 पार्टिसिपेंट है हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम के, पहला तो डिपॉजिटरी और दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी। तो जो हमारा डिपॉजिटरी है वो एक तरीके का एपेक्स बैंक है। अच्छा सर, जैसे हमारे बैंक के पास में हमारे पैसे होते हैं, हम जाते हैं जेब में पैसे लेके, हमारे घर वाले देते हैं 20,000 रुपए 30,000 रुपए, हम बैंक के पास जाते हैं और पैसे को जमा करा देते हैं। वैसे ही जो भी हमारे शेयर्स है, हमारी सिक्योरिटीज है, वो हमारे डिपॉजिटरी के पास होते हैं। तो हमारा डिपॉजिटरी एक तरीके का हमारा बैंक है। क्या है हमारा डिपॉजिटरी? एक तरीके का बैंक है। हमारे बैंक के पास में हमारे पैसे होते हैं, डिपॉजिटरी के पास में हमारे शेयर्स हैं। आप अपने बैंक के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, बैंक के ब्रांच मैनेजर से, और बैंक के जो भी बैठते हैं, रिसेप्शन पे मैम बैठती है, जो कैशियर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने बैंक से बात कर सकते हो। लेकिन आप अपनी डिपॉजिटरी जिनके पास में आपके शेयर से, आपके डिबेंचर से, उससे बात नहीं कर सकते। सर फिर हम बात कैसे करेंगे? सो देयर कम्स इनटू पिक्चर योर डिपॉजिटरी
पार्टिसिपेंट्स, ये वो बिचौलिया है, ये वो ब्रोकर है जिससे आपको बात करनी पड़ेगी। आपके शेयर्स असल में तो है डिपॉजिटरी के पास, लेकिन आप उस डिपॉजिटरी से बात नहीं कर सकते हो, आपको बात करनी पड़ेगी बिचौलिया ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, और वो बात करेगा डिपॉजिटरी से। इट इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक ए बैंक। क्या है हमारा डिपॉजिटरी? जस्ट लाइक ए बैंक वेयर इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज शेयर्स। और प्रेजेंट में हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं हमारे इंडिया में कितने सारे बैंक है, सर एसबीआई, पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई, इतने सारे बैंक है। वैसे ही हमारा डिपॉजिटरी 2 है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्या है ये डिपॉजिटरी? सर दे आर जस्ट लाइक बैंक। बैंक में हम पैसा रखते हैं, पैसे को तो रखते हैं बैंक में, शेयर्स को रखते हैं हमारे डिपॉजिटरी के पास। और फिलहाल इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक तो एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। लेकिन सर बैंक से तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे डिपॉजिटरी जिसके पास में हमारे शेयर्स है उससे हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पे हमको कांटेक्ट करना पड़ता है बिचौलिया ब्रोकर, जो कि होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी. An investor has to interact only with the DP and not with depository for all his dealings in shares in electric form. एक इन्वेस्टर है, उसको अगर बात करनी है तो उसको डीपी बिचौलिए से ही करनी पड़ेगी, वो डिपॉजिटरी से बात यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल से बात नहीं कर सकता। ठीक है सर, तो बेटा मैंने आपको ये डिपॉजिटरी का कंसेप्ट समझाया। अब चलो आप सब लोगों को भी हर्षद मैना बनाते हैं। हम चलते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कि अगर आप लोगों को भी शेयर्स की खरीद बेच करनी है, अगर आप लोग भी रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, आईसीआई अगर ऐसे शेयर्स खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, हर्षद मेहता बनना चाहते हो, तो कैसे आप बनोगे हर्षद मेहता? विल लुक इनटू द प्रोसेस We'll look into the process of your trading कि कैसे आप शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हो। सो ये कुछ प्रोसेस है बेटा हमारे शेयर्स की खरीद बेच करने का। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, एक दलाल को पकड़ना पड़ेगा। अभी मैं सारी चीज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले तो हमको एक दलाल को पकड़ना पड़ेगा, इधर आ, हमको शेयर्स को खरीदना है। फिर उस दलाल के पास में एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर डीमैट अकाउंट वही ना, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट जो आपने बताया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? हाँ बेटा वही आपको बनाना पड़ेगा एक डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास। लेकिन डिपॉजिटरी से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम बात करेंगे डीपी से। ये भी कंसेप्ट समझा दिया। डीपी कौन है? बिचौलिया ब्रोकर। फिर हम ब्रोकर पकड़ लिया, डीमैट अकाउंट बना लिया, अकाउंट हो गया आपके पास में। अब हम प्लेस करेंगे ऑर्डर। जैसे आप स्विगी पे ऑर्डर प्लेस करते हो, मेरे को ये खाना है, वैसे ही आप शेयर का ऑर्डर प्लेस करोगे, मेरे को ये रिलायंस का शेयर खरीदना है। फिर वो जाएगा, उसको मैच करेगा कि ये इतने में खरीदना चाहता है, ये इतने में बेचना चाहता है। अगर दोनों की प्राइस मैच हो रही है तो एग्जीक्यूट कर देगा ऑर्डर को। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करेगा। वो क्या होता है हमारा, ये सब चीजें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ट्रेडिंग प्रोसीजर में सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, एक दलाल को पकड़ने का। तो अगर आपको अपने एरिया में कोई प्रॉपर्टी को खरीदना है तो आप गली गली में ब्रोकर्स को पाओगे, गली गली में दलाल घूमते रहते हैं। किसी भी दलाल को पकड़ोगे कि मेरे को इस गली में, इस सिटी में एक घर चाहिए, वो आपको दिलवा देगा। लेकिन अगर आपको शेयर्स की खरीद बेच करनी है तो आप हर दलाल को नहीं पकड़ सकते। केवल सेबी से रजिस्टर्ड जो दलाल है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, केवल आप उन्हीं को सेलेक्ट कर सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हु आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताऊं तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग,
ज़ेरोधा, और भी आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ओमेगल वगैरह वाले, ये भी कई सारे ऐड करते रहते हैं। सो ये सब कुछ बिचौलियां हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो शेयर्स की खरीद बेच के लिए। अब आप उनको सेलेक्ट करके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ध्यान रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली भी, कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन नंबर। अगर आप लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड अलग होता है, पैन कार्ड अलग होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट नहीं बना सकते। तो अगर आप शेयर्स में खरीद बेच करना चाहते हो तो आज ही घर पे जाना, पापा को कहना कि पापा मेरे को पैन कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनाना, उसके बाद में डीमैट अकाउंट बनाना। तो आप अपने ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकर्स और ये ज़ेरोधा, इसको अपना पैन कार्ड दोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ दोगे, अपना रेसिडेंशियल स्टेटस। सर ये क्या होता है कि मैं यहाँ का रेसिडेंट हूं या नॉन रेसिडेंट हूं, कहीं आप एनआरआई हो। सर एनआरआई भी हमारे कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं? हाँ बेटा वो भी खरीद सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कि ये मेरा एसबीआई में अकाउंट है, यहां से पैसा काट लेना जब मैं शेयर्स को खरीदूं। आपकी डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल्स, एनएसडीएल है या सीडीएसएल है, ये आप सारी डिटेल्स उस ब्रोकर, उस दलाल को दोगे, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा वगैरह, इनको दोगे। और उसके बाद में आप क्या खोलोगे, एक डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जो हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। Demat account refers to an account which an Indian citizen must open with the depository participants. Depository participants क्या था सर, आपने बताया था वो दलाल, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल। क्योंकि हम डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते तो हमको ये बात करनी पड़ेगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उस दलाल के साथ। Which an Indian citizen must open with the depository participants, banks or stock brokers टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेटा आप लोगों को आसान शब्दों में समझाने के लिए इन्होंने बैंक और स्टॉक ब्रोकर लिख दिया, लेकिन मैं आपको अगर सही बात बताऊं ना, जो आपकी बुक में भी गलत लिखी हुई है, यहां पे बैंक होना ही नहीं चाहिए। जो बैंक है आईसीआईसीआई और दूसरे भी बैंक, वो भी ये काम करते हैं, बट दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ, वो एक स्टॉक ब्रोकर के हिसाब से ही करते हैं। वहां पे बैंक का काम अलग होता है और वो उनको एक अलग से स्टॉक ब्रोकर बनना पड़ता है। तो यहाँ पे बात स्टॉक ब्रोकर की ही है हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में। टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और ये भी हम देख के आ चुके हैं कि प्रेजेंट में दो डिपॉजिटरी है, एक तो एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। सर इन डिपॉजिटरी दो है, इनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमको डीमैटेरियलाइज्ड डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। किसके पास? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, आपके बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर। आपकी बुक से ऊपर उठ के भी मैंने आपको एक बात बता दी कि यहाँ पे बैंक नहीं, असल में स्टॉक ब्रोकर ही होता है। दे एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ ए स्टॉक ब्रोकर ओनली व्हेन दे ओपन योर डीमैट अकाउंट। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, बिचौलिए को सेलेक्ट कर लिया, दलाल को सेलेक्ट कर लिया, डीमैट अकाउंट भी बना लिया। सर अब क्या करें? अब बारी है खेलने की। प्लेस करो अपना ऑर्डर, जैसे आप स्विगी पे ऑर्डर प्लेस करते हो वैसे ही अपना ऑर्डर प्लेस करो कि मैं वैभव वशिष्ठ रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं। टिंग, कितने में खरीदना चाहते हो? आपको एक रेंज ऑफ प्राइस भी देनी पड़ेगी कि अभी रिलायंस का शेयर चल रहा है 1000 रुपए पे, मैं 980 से 990 रुपए या 990 से 1000, इसके बीच में अगर शेयर आ जाए तो मेरी खरीद करवा देना। मैं इसके बीच में जो भी प्राइस आए मैं उसमें शेयर को खरीदना चाहता हूं। सो आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर्स कैन प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर। इन्वेस्टर मस्ट प्लेस द ऑर्डर वेरी क्लियरली स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ प्राइस एट विच सिक्योरिटीज कैन बी बोट और सोल्ड, कि कितने में आप उसको खरीद बेच करना चाहते हो। 990 से 1000 के बीच में जब भी प्राइस आ जाए तो मैं खरीदना चाहता हूं। अगर उसके बीच में नहीं आएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपने प्लेस कर दिया ऑर्डर, जैसे स्विगी पे ऑर्डर प्लेस करा वैसे आपने ऐप पर प्लेस कर दिया, मोतीलाल ओसवाल की ऐप पे, ज़ेरोधा की ऐप पे, कि मैं रिलायंस का कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं इतने इतने रुपए में। अब जो आपका ब्रोकर है वो मैच करेगा शेयर और बेस्ट प्राइस को, कि ये हमारे जो स्टूडेंट साहब है ये खरीदना चाहते हैं इतने रुपए में, 1000 से 1100 बीच में।
टाटा कंपनी का शेयर हमारा स्टूडेंट खरीदना चाहता है 1000 से 1120 रुपए में, और आपका वो साइंस सेक्शन का कंजूस दोस्त उसने भी प्लेस करा ऑर्डर, लेकिन उसने रेंज ऑफ प्राइस डाली 900 से 920 रुपए। टाटा कंपनी का शेयर आपकी रेंज में आया तो आपको मिल जाएगा वो शेयर, इस रेंज में आया ही नहीं तो उस रेंज वाले को नहीं मिलेगा। सो आपने प्लेस कर दिया ऑर्डर, आपने प्राइस बता दी मैं इतने प्राइस में खरीदना चाहता हूं, तो स्टॉक ब्रोकर मैच करेगा कि जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, जैसे आपने खरीदने पे ये प्राइस डाली वैसे बेचने वाला भी डालेगा मैं इतने से इतने में बेचना चाहता हूं, अगर वो मैच कर रही है तो आपका ऑर्डर हो जाएगा एग्जीक्यूट। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। ठीक है सर, एग्जीक्यूट भी ऑर्डर हो गया, हमारी डिमांड में हमने प्राइस लिख दी, बेचने वाले ने अपनी प्राइस लिख दी, वो मैच हो गई, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। सर अब ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करा जाएगा। सर मतलब बेटा आपने जो ऑर्डर इशू करा कि मैं रिलायंस की कंपनी को के शेयर को खरीदना चाहता हूं, किसी बंदे ने रिलायंस की कंपनी के शेयर को बेचा, तो आपके पास में कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, तो वो प्रूफ होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसमें लिखा हुआ होता है डेट, टाइम, कि किस टाइम पे ये आपने खरीदा है, कितने प्राइस में आपने खरीदा है, और ब्रोकरेज, उस बीच में दलाल की कितनी दलाली बनी, एंजल ब्रोकर की, हमारे मोतीलाल ओसवाल की बीच में कितनी दलाली बनी, सारी चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी हुई होती है। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर द ब्रोकर इश्यूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। दिस नोट कंटेन्स द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बोट, कितने खरीदे कितने बेचे, प्राइस, डेट, टाइम ऑफ डील एंड ब्रोकरेज चार्जेस, उसकी दलाली वगैरह हर चीज लिखी हुई होती है। और बेटा इसके लिए हमारा स्टॉक एक्सचेंज एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर दे देता है। जैसे आप अमेजोन पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, स्विगी पे ऑर्डर प्लेस करते हो, तो हर ऑर्डर का एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है, उस ऑर्डर कोड से पता लग जाता है, जो स्विगी का डिलीवरी गाय आता है कि ये यहां पे देना है। हर किसी का ऐसे नहीं होता वैभव को देना है, श्याम को देना है, एक डिलीवरी कोड असाइन होता है। तो वैसे ही जब आप शेयर्स को खरीद बेच करते हो तो एक डिलीवरी, एक यूनिक कोड इशू करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। A unique order code number is assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note. It is an important legal document. जो आपका contract note है वो एक important legal document है, as it helps to settle disputes claim between investor and brokers. कई बार ऐसे हो सकता है, अरे मैंने बोला तो था ये मैं रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता हूँ, और ब्रोकर खुद ही वहां पे है ना पैसे का कुछ झोल कर गया, खुद ही प्रॉफिट को कमा गया, बोले नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आप कर ही नहीं पाए थे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको इशू हुआ है, ये एक डिस्प्यूट अगर कल को आपके बीच में और उस ब्रोकर के बीच में हो जाए तो उसको सेटल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है सर, ब्रोकर को चूज कर लिया, डीमेट अकाउंट भी खोल लिया, ऑर्डर को प्लेस भी कर दिया, मैच कर लिया हमारे स्टॉक ब्रोकर ने सेल करने वाले, और उसके एग्जीक्यूट भी हो गया ऑर्डर, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल गया। अब जो शेयर खरीदा उसके पैसे भी तो दो, जिसने शेयर बेचा है उसको पैसे भी तो मिलेंगे और उसको शेयर्स भी देने पड़ेंगे अपने। तो अब होता है हमारा मेन काम, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड। पहले के टाइम पे तो ऐसे डिलीवरी होती थी शेयर्स की, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक डीमेट अकाउंट में डिलीवरी हो जाएगी, ट्रंग करके मैसेज आ जाएगा, क्रेडिट हो गए आपकी ये सिक्योरिटीज। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बोट। जो आपने शेयर्स खरीदे उसके लिए पैसा दो, या फिर जो आपने शेयर्स को बेचा है उसके लिए आपको जो अपने शेयर्स को जिसको बेचा है उसको ये देना पड़ेगा। पहले तो शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता था, अब हमारे डीमेट अकाउंट से डेबिट होके उसमें क्रेडिट हो जाएगा। This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when broker shall make payment or delivery of shares to the exchange. This is called pay in day. जब हम उसको पैसा देते हैं इसको pay in day कहते हैं। बात यहाँ पे खत्म हो गई पे इन डे पे, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बेटा सेटलमेंट साइकिल का। अगर ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको अगर आपको देसी भाषा में आसान भाषा में समझाऊं, अगर ये काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये काम नहीं हुआ तो
जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसके 2 दिन के अंदर अंदर ये सेटलमेंट हो जाना चाहिए। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहता है फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2003। अप्रैल 2003 के बाद में एक गाइडलाइन आई थी, एक रेगुलेशन आई थी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी शेयर को खरीदता है, बेचता है, तो वो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसका सेटलमेंट पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। आपको पैसे देने हैं तो पैसे दो, जिसको शेयर देना है वो शेयर देगा, 2 दिन के अंदर ये सेटलमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो हैवी पेनल्टीज भी लगती है। सॉरी। पानी भी खत्म हो गया अब तो। सो कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज बिफोर सेटलमेंट साइकिल विच इज T+2 days, दैट इज योर ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डे। ये ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डे क्या है बेटा, इसको पे आउट डे कहते हैं। पे इन डे क्या होता है, पे आउट डे क्या होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया आसान भाषा में कि यहाँ पे काम खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर पता नहीं क्यों अगर यहाँ पे काम नहीं होता तो 2 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाना चाहिए। T+2 days ये आया था विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2003। इसको भी अच्छे से याद रख लेना, अप्रैल 2003 से ये आया था सेटलमेंट साइकिल का हमारा नया रेगुलेशन। तो हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट करा एक ब्रोकर को। वापस से आते हैं पूरी फील्ड के अंदर पढ़ाने में। कैसे करना है अगर आपको भी शेयर्स की खरीद बेच करनी है, सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है एक बिचौलिया, एक ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। मोतीलाल ओसवाल, ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, किसी भी एक ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। उसके साथ में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। किसके पास में, डिपॉजिटरी के पास में। लेकिन क्योंकि आप डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, हमारा बिचौलिया, हमारे ब्रोकर के पास में डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, जो असल में किसके पास में खुलेगा, डिपॉजिटरी के पास में। ब्रोकर का सिलेक्शन हो गया, डीमेट अकाउंट खुल गया, उसके बाद में आप प्लेस करोगे ऑर्डर, जैसे कि आप स्विगी पे करते हो। मैं रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता हूं, कितने रुपए में, अ रेंज ऑफ प्राइस 900 रुपए से लेके 910 रुपए के बीच में मैं इसको खरीदना चाहता हूं। फिर जो खरीदने वाला अपना रेंज दे देगा, बेचने वाला अपना रेंज दे देगा। अब जो ब्रोकर है वो मैच करेगा शेयर को और बेस्ट प्राइस पे, अगर वो दोनों मैच हो रहा होगा तो एग्जीक्यूट कर देगा ऑर्डर को। ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करा जाएगा विच इज अ प्रूफ टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड योर ब्रोकर। की कल को कोई कुछ बात हो जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में डेट ऑफ इशू, टाइम ऑफ इशू, नंबर एंड प्राइस ऑफ शेयर्स, आपने कितना खरीदा उसका नंबर, उसका प्राइस, हर चीज लिखी हुई आएगी। हमारे जो ब्रोकर है, जो हमारा बिचौलिया है, जो हमारा दलाल है, उसकी क्या ब्रोकरेज बनी वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी हुई आएगी। ये सब काम होने के बाद में आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होते ही आपको जिसने बेचा है उसको शेयर्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी। लो रिलायंस के शेयर रखो, अब ये तुम्हारे, जिसने खरीदा उसको पैसा देना पड़ेगा। ये अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये होता है हमारा पे इन डे। अगर ये नहीं होता तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, दैट इज योर पे आउट डे, T+2 days। अगर ट्रांजेक्शन हुआ है मंडे को तो वेडनेसडे, 2 दिन के अंदर वेडनेसडे तक ये काम हो जाना चाहिए। सो दिस वाज योर ट्रेडिंग प्रोसीजर्स। अगर आप लोग भी शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदना बेचना चाहते हो तो दिस वाज योर ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब हम चलते हैं बेटा, क्योंकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, फटाफट से खत्म करते हैं हमारे चैप्टर को, क्योंकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है, आप जैसे लोग, जनरल पब्लिक इतनी सारी ट्रांजैक्शन देती है, तो उन सब ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, हमारे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। उन्होंने सेबी बनाया गया। तो अब ये सेबी क्यों बनाया गया था, तो हुआ क्या था बेटा, 1992 में आप सब लोगों ने भी हर्षद मेहता देखी है, स्कैम 1992, एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया था हर्षद मेहता के द्वारा, जिससे कि हमारा जो स्टॉक मार्केट था वो बहुत बुरी तरह गिर चुका था। तो क्योंकि
और भी कई सारे हमारे ऐसे हुए, जैसे सत्यम का केस हुआ जिसमें, तो क्योंकि ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो, आप जैसे जो भोले जो प्यारे लोग हैं, आप लोगों का पैसा गलत हाथों में ना चल जाए, कोई आपके पैसे का गलत यूज ना कर ले जाए। सो इन मेल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे सेबी को एस्टेब्लिश करने का कि आप जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा इन मेल प्रैक्टिसेस की वजह से कहीं डूब ना जाए। Securities and Exchange Board of India was set up with the main purpose of keeping a check on malpractices and protect the interest of investors. It was set up to meet the need of 3 groups, 3 ग्रुप्स की नीड को मीट करने के लिए। सबसे पहले तो इशूअर्स। सर इशूअर्स कौन होते हैं? वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन जो अपने शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, वो इशूअर्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड इजीली, वो आसानी से अपने शेयर्स को इशू कर पाए। इन्वेस्टर्स, आप जैसे लोग, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, आप जैसे लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले और आप लोगों को प्रोटेक्शन मिले, ऐसे कई सारे लॉसेस आपको ना हो जाए उसके लिए। तीसरा हमारा इंटरमीडियरी, हमारे बिचौलिए, एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा, उनको भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस मिले कि अलग अलग लोग सही तरीके की ब्रोकरेज मिले, कोई किस तरीके से ब्रोकरेज, हर कोई काम हर किसी का फायदा हो, उसके लिए स्टैब्लिश करा गया था हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। अब हमारे फंक्शन ऑफ सेबी, हमारे जो सेबी को हमने स्टैब्लिश करा उसके क्या क्या फंक्शन थे, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। सबसे पहला तो प्रोटेक्टिव फंक्शन। सर ये तो इजीली सी समझ में आने वाली बात है, इसका स्टैब्लिश करने का मेन पर्पज ही ये था कि हम जैसे प्यारे इन्वेस्टर्स जो है उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। सो सबसे पहला तो प्रोटेक्टिव फंक्शन, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका डेवलपमेंट भी हो। हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारा एनएसई, हमारा बीएसई भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE, सर हर कंट्री का होता है बेटा, हर कंट्री का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, कनाडा, रशिया, न्यूयॉर्क, हर किसी का होता है। तो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरह बड़ा डेवलप हो, उसके लिए भी वो कुछ फंक्शंस करेगा। तीसरा रेगुलेटरी फंक्शंस, रेगुलेशन इज नथिंग बट टू कंट्रोल, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जो जो पार्टीज इन्वॉल्व है, ब्रोकर, हाँ सर वो मोतीलाल ओसवाल वगैरह, उन सब पे एक जांच रखने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत इजी से फंक्शन है। अच्छे से पानी वानी पी लेना, अच्छे से पानी वाली पी लेना, बहुत इजी से फंक्शंस है, फटाफट से हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन। सर ये हमको पता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या करता है, तो सबसे पहले तो चेक अ प्राइस रैगिंग, वो प्राइस रिगिंग पे चेक करता है। सर प्राइस रिगिंग क्या होता है बेटा? प्राइस रिगिंग होता है किसी भी कंपनी के शेयर को एकदम से बढ़ा देना और एकदम से कम कर देना। सर ऐसा भी होता है बेटा, ऐसा भी होता है। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी हो गुरु भाई, जिसमें वो पिक्चर है धीरू भाई अंबानी के ऊपर, उसमें बताया है कि पहले के टाइम पे धीरू भाई ने अपनी जो वेल्थ उसको कैसे बढ़ाया था, वो कैसे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की प्राइस को बढ़ाता था और कैसे खुद ही अपने शेयर्स की प्राइसेस को गिराता था। तो पहले के लोग चला के अपने शेयर्स को प्राइस को गिरवाते थे, कहीं और से शेयर्स की प्राइस, खूब सारे शेयर्स खरीदवाते थे और उनको बोलते थे अब इसकी प्राइस को गिराओ, ताकि वो उसको कम प्राइस पे खरीद पाए और वापस से अमीर बन पाए। तो ऐसी चीजें ना होए उसके लिए हमारे सेबी को एस्टेब्लिश करा गया टू चेक अ प्राइस रिगिंग की कोई किसी कंपनी के शेयर को ज्यादा बढ़ा और ज्यादा गिरा तो नहीं रहा। Price rigging refers to manipulating the prices of securities with the main objective of inflating or depressing the market prices of securities. दूसरा, prohibits insider trading. सर ये क्या होता है? तो बेटा ये insider trading को prohibit करता है। सर पहले ये समझ लेते हैं कि insider trading क्या होता है, और insider trading को भी समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि insider क्या होता है। So your insider is a person which is inside the company और उसके पास में कुछ इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, कुछ ऐसी सेंशुअल उसके पास में इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसी सेंसिटिव उसके पास में इंफॉर्मेशन है जो बाकी जनरल पब्लिक के पास में नहीं है। कोई ऐसा डायरेक्टर, कोई ऐसा कंपनी का CEO, कोई बड़ा मैनेजर, उसके पास में कंपनी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इस साल अकाउंट्स मैनेजर बन गए आप किसी कंपनी के, कि इस साल मेरी कंपनी का ना
प्रॉफिट डबल होने वाला है तो मेरी शेयर की प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो मैं मेरे सारे दोस्तों को बोल देता हूं और मैं भी है ना सारे के सारे पैसे इस कंपनी के शेयर में लगा देता हूं। तो आप उस कंपनी के शेयर में पैसे लगा के आप अनड्यू गेन, आप अनड्यू प्रॉफिट कमा लोगे। आप लोग ऐसा ना कर पाओ, किसी और का नुकसान ना होए, तो इसको रोकने के लिए हमारे सेबी प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं किसी एक फॉरेन के एक क्लाइंट के लिए काम करता हूं। तो जब भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्टेड है, तो जब भी उस कंपनी का हमारे बैलेंस शीट बनाने का काम आता था, उसके फाइनेंशियल्स को बनाने का, तो जब भी वो काम आता था ना, तो हमारे पास में एक और मेल आता था कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अरे मैं वैसे भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरे पास में कंपनी की तरफ से मेल आता था कि है ना, आप ये ब्लैकआउट का टाइम है, आप अभी ये शेयर्स को नहीं खरीद सकते। जो इंडियन कंपनीज में काम करते हैं उनके पास में मेल आता है कि इस टाइम से इस टाइम पे आप कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, आप ये नहीं कर सकते। अगर वो खरीदते हैं ना तो बेटा कंपनी सीधा का सीधा निकाल देती है। क्यों? क्योंकि उनको स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कंपनीज को कि अपने एम्प्लॉइज को बोलो वो सारे इनसाइडर है कि वो ऐसे ऐसे कंपनी को शेयर खरीदने का बेचने का काम नहीं करे इस टाइम के बीच में। अगर वो ऐसा करता है तो स्टॉक एक्सचेंज पेनल्टी लगाता है कंपनी पे, और कंपनी पकड़ती है उस एम्प्लॉय की गर्दन कि तेरे को मना किया था इस टाइम पे खरीद बेचने का काम नहीं करना है, तूने ऐसा क्यों करा। व्हाई डज स्टॉक एक्सचेंज डू दिस? टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखी है तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, हर्षद मेहता जब शुरू में स्टार्ट करता है तो वो ऐसी कंपनी के, छोटी छोटी कंपनीज के इनसाइडर्स के पास में जाता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि उस कंपनी में असल में होने क्या वाला है। इंसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी सच एज डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स. Insiders have sensitive information which affects the price of securities. This information is not available to people at large. हम जैसे प्यारे लोगों, हम जैसे भोले लोगों के पास में information नहीं होती. But insiders get this by working inside the company, and if they use this information to make profit, then it is known as insider trading. और हमारा सेबी prohibit करता है इस insider trading को. सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सर ये पॉइंट क्या कह रहा है? तो बेटा आप लोगों ने जोमेटो कंपनी के शेयर खरीदे। हाँ सर हमने खरीदे। पता है क्यों खरीदे? गूगल पे एक न्यूज आई थी कि जोमेटो कंपनी ने ऐसे बोला कि गूगल हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला है। तो आप लोग बोले अरे यार गूगल इतनी बड़ी कंपनी जोमेटो में इन्वेस्ट करने वाला है इतने बिलियन रुपीस का, यार इसके शेयर की प्राइसेस तो बढ़ जाएगी, फटाफट से इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। आपने इन्वेस्ट कर दिया, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, थोड़े से प्राइस गिरी और बाद में कंपनी का सीईओ आता है वो झूठी थी वो खबर, तो अब गूगल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, एकदम से शेयर की प्राइस गिर जाती है। आप लोग देखते हो यार मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, अब मेरे पैसे 7,000 रुपए ही बचे, 3,000 रुपए गिर गए। तो आप जैसे भोले लोगों के पास साथ में ऐसा ना हो, तो सेबी प्रोहिबिट करती है ऐसी फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। सेबी पकड़ती है उन कंपनीज की गर्दन अगर कोई भी कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन निकालती है कि हम हमारी कंपनी में ये इन्वेस्ट करने वाला है, हमारी कंपनी में ये होने वाला है, और बाद में ऐसा नहीं होता है, तो सेबी प्रोहिबिट करती है, उनको सीधा निकाल के फेंक देती है कि अब आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटीज को। SEBI does not allow companies to make misleading statements which are likely to induce the sale और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। और क्या करती है हमारी सेबी? हमारे इन्वेस्टर्स, आप जैसे भोले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को एजुकेट करती है, आप लोगों को गाइडेंस देती है, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करती है कि अगर आप किसी भी शेयर्स को खरीद बेच करना चाहते हो तो आपको वीडियोस के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू बताती है कि आप ये चीजें देखो, इसका ईपीएस देखो, इसका ये देखो, अगर ये ज्यादा है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। तो वो आपको एजुकेट करती है। SEBI undertakes steps to educate investors so that they are able to evaluate the securities and select the most profitable. And the last, SEBI promotes fair practices and code of conduct. कैसे? जो पॉइंट्स हम अभी तक देख के आ चुके हैं वो कोड, फेयर प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट कैसे करती है हमारी सेबी?
बाय इशूइंग गाइडलाइंस, टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देती है कि आपको इस तरीके से ऑपरेट करना है, आप ये सब काम नहीं कर सकते, आपको एक एजुकेशन का वो भी देखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, ऐसी गाइडलाइंस इशू करती है। इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, सर ये भी आप बता चुके सेकंड पॉइंट में, इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। स्टॉपिंग प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस। पहले के टाइम पे क्या होता था, कई कंपनीज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करती थी अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस पे। रिलायंस कंपनी का शेयर है 1000 रुपए का, मैं इसको देना चाहती हूं, इसको देना चाहती हूं, मतलब किसी पर्सन को चूज करा, मैं इस पर्सन को अपने शेयर्स देना चाहती हूं 2000 रुपए के ऊपर, ये होता था प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट। तो हमारे सेबी बोला कि आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो तो देखिए कहीं ये अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस पे तो नहीं हो रहा। सो दीज वर सम ऑफ द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ योर सेबी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला और भी इजी है, डेवलपमेंट फंक्शंस। हमारे स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए हमारा बीएसई, हमारा एनएसई भी एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरह फले फूले, उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो भी फंक्शंस हमारी सेबी करती है वो हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस में आती है। क्या क्या करती है? सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। जो भी हमारे बिचौलिए हैं, हमारे ब्रोकर है, ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, उनको ट्रेनिंग देने का काम। प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, वो एक्टिविटीज को एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में अप्रोच करती है। कैसे? परमिटिंग इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। पहले के टाइम पे अगर आपको शेयर्स को खरीदना था या बेचना था तो आपको जाना पड़ता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, हाँ सर, वहां पे उसके सामने जाना पड़ता था, वहां पे लगती थी बोलियां। रिलायंस कंपनी का शेयर आपने स्कैम 1992 में भी देखा होगा, वो किस तरीके से बोलियां लगती थी, वहां पे लोग आते थे। रिलायंस कंपनी का शेयर 900 रुपए, मैं लेना चाहता हूं 950, ये वो। तो क्योंकि उन्होंने एक फ्लेक्सिबल अप्रोच करी अपने स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट के लिए कि हम इंटरनेट ट्रेडिंग को अलाउ करेंगे, लोग बाग घर पे बैठे बैठे, हमारा बिट्टू, हमारा चिंटू भी इंटरनेट ट्रेडिंग के थ्रू उस सिक्योरिटीज को खरीद पाए। दूसरा, सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इशू। पहले के टाइम पे अंडरराइटिंग कंपलसरी था, लेकिन हमारे सेबी ने उसको ऑप्शनल कर दिया कंपनीज के लिए कि अगर आप इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना चाहते हो तो अंडरराइटिंग को उन्होंने ऑप्शनल कर दिया। तीसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और आपको जनरली भी पता होना चाहिए। अभी सेबी ने क्या करा है उसको ध्यान से सुनना, स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट के लिए। इवन आईपीओ ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। सर आपने जब कैपिटल मार्केट को बताया था तो आपने बताया था वो 2 तरीके का है, एक प्राइमरी मार्केट जहां पे नई सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं, उसको न्यू मार्केट भी बोलते हैं, नई सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं, प्राइमरी मार्केट। दूसरा सेकेंडरी मार्केट, हमारी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज जो एग्जिस्टिंग शेयर्स और डिबेंचर्स है उनको इश्यू और खरीदने बेचने का काम होता है हमारे सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में जो आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो हमारा कोई कंपनी पहली बार किसी अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को इश्यू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसका एक अलग मार्केट था, प्राइमरी मार्केट। लेकिन हमारी सेबी ने बोला कि अगर कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में जो आईपीओ आता था, अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स, डिबेंचर्स को इश्यू करती है, वो उस आईपीओ को सेकेंडरी मार्केट में भी ला सकती है। तो अब आप जैसे बिल्लू टिन्नू, आप जैसे बिट्टू जो सेकेंडरी मार्केट में खरीदने बेचने का काम कर रहे थे, अब वो सेकेंडरी मार्केट में आईपीओ जो प्राइमरी मार्केट में होता था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अब वो आप सेकेंडरी मार्केट में भी कर सकते हो। सो दीज वर सम ऑफ दी फंक्शंस ऑफ सेबी टू डेवलप दी स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले तो बिचौलियों को ट्रेनिंग देना, मोतीलाल ओसवाल, ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इनको ट्रेनिंग देना। दूसरा, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आना। क्या थी फ्लेक्सिबल अप्रोच? इंटरनेट ट्रेडिंग को अलाउ करना, अंडर राइटिंग को ऑप्शनल करना। तीसरा, जो आईपीओ होता है प्राइमरी मार्केट का, वो भी आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। द लास्ट, रेगुलेटरी फंक्शंस। बेटा दिस इज नथिंग बट, रेगुलेटरी का मतलब है कंट्रोल करना। तो हमारा सेबी जिन भी लोगों को कंट्रोल करेगा वो सारे हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस में आएंगे। फ्रेमिंग रूल्स टू रेगुलेट द इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, बिचौलियों को रेगुलेट करना।
प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले हम समझ के आ चुके हैं, जब हम बिचौलियों को देते हैं और बिचौलिए देते हैं सेलेक्टिव लोगों को, तो वो होता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट को और रिस्ट्रिक्टिव कर दिया कि कुछ ही लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ स्पेशल नाम उन्होंने सर्टिफाई करे हैं, केवल उन्हीं लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। SEBI regulates the working of stock brokers. It regulates the working of mutual funds, regulates takeover of companies and SEBI audit of stock exchanges. जो हमारे stock exchange है BSE, NSE, उनके audit का काम भी करती है. So these were some of the regulatory functions. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था मैं आपके 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस के लिए, क्योंकि हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों के माइंड में पूरी पिक्चर है कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो अब आप लोग मुझको बताने वाले हो, मुझको समझाने वाले हो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हमने शुरू में ही देख लिया था क्लास में। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज जस्ट अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोअर्स। तो फंक्शंस आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे साथ साथ में। सबसे पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सर ये पॉइंट ये कह रहा है जिनके पास में सरप्लस पैसा है, हम जैसे अमीर लोग जब हम उनको पैसा देते हैं जिनको पैसे की जरूरत है, जैसे कि कोई नई कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इश्यू करा, तो ये पॉसिबल होता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। सर इतना इजी सा पॉइंट है, आपने ऑलरेडी समझा के बताया था कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में मदद करता है किसी भी कंपनी के प्राइस की शेयर को नापने में। और वो कैसे वैल्यू करता है किसी भी कंपनी के प्राइस के शेयर को? डिमांड और सप्लाई के दम पे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड सिक्योरिटीज हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सर और फंक्शंस बताओ, ये तो बहुत ईजी थे। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। सर आपने हमको 10,000 रुपए दिए थे और आपने इस शर्त पे दिए थे कि जब भी मैं मांगू तुमको मुझको 1 से 2 दिन में देना पड़ेगा। और हम लोगों के पास में ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो कल को सर हमसे हमारे पैसे मांगते हैं तो हम कभी भी हमारे शेयर्स को, डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हैं और सर को पैसे दे सकते हैं, बिकॉज आवर फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू आवर सिक्योरिटीज। Securities can be bought and sold easily, so financial market provides a platform to convert securities in cash. Last, reduce the cost of transactions. पहले के टाइम पे किसी को किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना होता था तो वो जाता था कार से, बाइक से, पेट्रोल लगाता था, उस कंपनी की बैलेंस शीट लेता था, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करता था कि यार ये इसमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वापस से अपने घर पे आता था, फिर BSE जाता था ट्रेन में बैठ के, कार से, वहाँ पे बोली लगाने के लिए कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे उन्होंने फ्लेक्सिबल अप्रोच को लेके इंटरनेट ट्रेडिंग कर दी। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो उसकी बैलेंस शीट, उसके सारे फाइनेंशियल्स भी आपको दे देंगे। तो आप घर पे बैठे बैठे, आप जैसे बिंटू चिंटू घर पे बैठे बैठे इंटरनेट ट्रेडिंग से सारे फाइनेंशियल्स भी आपके पास में, आप घर पे बैठे बैठे अपने 1000 रुपए भी लगा सकते हो। पहले के टाइम पे 1 करोड़ रुपए के शेयर्स भी खरीदने होते थे तो 1 लाख रुपए का तो खर्चा ही हो जाता था, कभी इधर जाना पड़ता था, कभी उस कंपनी के फाइनेंशियल्स निकालने में इतना खरीदना बेचना। लेकिन आजकल के टाइम पे आप लोग 1000 रुपए भी लगा देते हो, क्योंकि आपको पता है नेट का हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा, फाइनेंशियल सारे हमारे पास में, आप अपना दिमाग लगा के कोई भी खरीद बेच कर सकते हो। तो चौथा हमारा फंक्शन है जो फायदा भी है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। Financial market provides complete information regarding price, availability and cost of various financial securities, so investors and companies do not have to spend much time on getting this information as it is readily available. सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की क्लास फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। लास्ट में आते आते आपने देखा होगा मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई, बिकॉज बेटा अभी 4:30 बज रहे हैं। मैंने स्टार्ट की थी क्लास लगभग 2:30 बजे, अभी रात के सुबह के हो गए, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अब मैं अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों की क्लासेस। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।